हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल योद्धा बाय अनअकैडमी। सिविल इंजीनियरिंग में होने वाला कोई भी एग्जाम उठा लो, उसमें रेलवे इंजीनियरिंग पूछी जाती है। और लगातार आपके कमेंट आ रहे थे कि सर रेलवे इंजीनियरिंग का रिवीजन करना है, रेलवे इंजीनियरिंग की मैराथन क्लास दे दीजिए। तो मैंने आपके लिए ये सेशन पूरा रेलवे इंजीनियरिंग मैराथन के लिए लगा दिया है। क्लियर है? चलो अब आपका काम है इसको पढ़ना। आपको मैं एक पूरे सेशन में, पूरे इस सेशन में जो भी सवाल कहीं भी बने हैं रेलवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड, उनको क्लब किया, उसकी थ्योरी मैंने उठाई और पूरा आपको अरेंज करके दे दिया है। इसके अलावा नहीं पढ़ना, इसके अलावा आपको सवाल नहीं मिलेगा। क्लियर? एक एक कंटेंट में आपको यहां दे के जा रहा हूं। ओके, तो सबसे पहले क्या, जैसे मैं हर बार आपको बोलता हूं कि आपको क्या पढ़ना है, ये पहले से अगर पता हो तो आपका काम आसान हो जाएगा। आपको क्या पढ़ना है तो मैंने आपको इंडेक्स लगा के दे दिया कि रेलवे इंजीनियरिंग के अंदर आपको ये 5 टॉपिक बस पढ़ने हैं। आपको यहां से सवाल मिल जाएगा और आप वो सवाल बना ले जाओगे। कौन कौन से 5 टॉपिक? कुछ होता है इंट्रोडक्शन में, कुछ टॉपिक्स के सवाल आते हैं, कुछ डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं, वो हम समझ लेंगे, वो इंट्रोडक्शन में हो गया। सर ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ अ ट्रैक, जैसे हाईवे इंजीनियरिंग में आप ज्योमेट्रिक डिजाइन करते हो ना हाईवे की, ऐसे ही रेलवे ट्रैक की ज्योमेट्रिक डिजाइन पूछा जाता है। उसके कुछ टर्म्स हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको भी हम देख लेंगे। सर पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग की कुछ टर्मिनोलॉजीज पूछी जाती हैं। आप देखते होगे सर पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग के टर्म्स आ जाते हैं सवालों में, वो हमसे बनते नहीं है, उनके टर्म्स हम देख लेंगे, आज क्लियर हो जाएगा। सर ट्रैफिक सिग्नल के भी सवाल आते हैं, तो कुछ कुछ चीजें हैं जो ट्रैफिक से जो पूछी गई हैं वो मैं आपको यहां पर बता दूंगा। और आता है मिसलेनियस में क्या, कुछ ऐसे टर्म्स जो आपने सुने ना हो लेकिन एग्जाम में पूछे गए हैं, उन चीजों को भी हम देख लेंगे। क्लियर? तो इतना हमें पढ़ना है, इस क्लास में सब हम कंप्लीट कर देंगे। क्लियर? अब देखो शुरू करते हैं। रेलवे इंजीनियरिंग मैंने लिख के दिया, रेलवे इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले मेरी आदत नहीं है मैं आपको उठाऊं और सब कुछ चालू कर दूं, ये 4 लाइन में पढ़ूंगा। 4 लाइन ध्यान से सुनो क्या है। आपको एक बेस बना रहा हूं, मैं एक बेस बना रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर मैं बोलूं कि सर जो ट्रेन में बोगीज होती हैं, स्टील की बोगीज बनाई, उनके लिए एक रेल पर दौड़ाना, यही तो इंजीनियरिंग है। तो ये लिख के भी दिया कि द कॉन्सेप्ट ऑफ रेलवेज इज द मूवमेंट ऑफ ट्रेन वैगन्स। वैगन से आने क्या सर, वैगन से आने जो बोगी हैं और पैसेंजर बोगीज फिटेड विथ स्टील व्हील्स, उसमें स्टील व्हील्स होंगे, रनिंग ओवर द 2 पैरेलल स्टील रेल्स ऑफ द रेलवे ट्रैक। तो रेलवे ट्रैक पैरेलल स्टील रेल्स के ऊपर, आपने रेलवे ट्रैक तो देख रखा है सर, ये रेलवे ट्रैक है, इसके ऊपर बोगीज को दौड़ाना ही तो रेलवे इंजीनियरिंग है। द मेन एडवांटेज ऑफ द रेलवे इज दैट इट कैन ट्रांसपोर्ट मैनी पैसेंजर इन अ सेम टाइम। एक छोटे से टाइम स्पान में मैनी पैसेंजर्स को या फिर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गुड्स यानी सामान को एक टाइम पर वो क्या कर सकते हैं, ट्रेवल करा सकता है। ये इकोनॉमिकल मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी है रेलवे इंजीनियरिंग, सबसे सस्ता भी यही है। ओके सर इंडियन रेलवे में बोलता है सबसे पहले 1853 में इंडिया में रेलवे क्या हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ था। नेटवर्क ऑफ इंडियन रेलवे इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा है इंडियन रेलवे का नेटवर्क। मुंबई थाने में 1853 जो आपका आरआरबी जेई का भी तो एग्जाम है, ऐसे सवाल उसमें पूछ लेता है। ऐसे सवाल पूछ लेगा आपका रेलवे का जो जेई एग्जाम है कि कब सबसे पहले चलाई गई, 1853 में ट्रेन चलाई गई, ये भी रिवाइज हो गया। अभी देखो ध्यान से, जो सवाल पूछे गए आपके छोटे छोटे एग्जाम में, देखना बोलेगा टोटल नंबर ऑफ रेलवे जोन कितनी है इंडिया में, आप बोल दोगे सर 18 टोटल नंबर ऑफ रेलवे जोन। ठीक है, 17वीं का नाम बोलेगा तो कोलकाता मेट्रो, ये सवाल पूछा गया। 17th रेलवे जोन आप बोलोगे कोलकाता मेट्रो, और ये ओल्डेस्ट मेट्रो है इंडिया की, इंटरव्यू का सवाल है ये। ओके सर 18वीं जो जोन है वो साउदर्न जोन है, क्या साउदर्न कोस्ट रेलवे जोन विशाखापट्टनम, ये क्या है 18th जोन है रेलवे की। ओके सर, अब देखो लोड ट्रांसफर पूछता है, ये देखना स्टेप। जो रेलवे में आप बोलोगे सर, आपने बोला सर जो मूविंग लोड है किसका, लोकोमोटिव का, डिब्बे का, वो जाएगा रेल्स के ऊपर। सर रेल ट्रांसफर कर देंगी स्लीपर के ऊपर, स्लीपर ट्रांसफर करेगा बैलास्ट के ऊपर, और बैलास्ट रखा हुआ है सॉइल के ऊपर। मतलब क्या
जो आप डब्बे देखते हो, डब्बे चलेंगे रेल के ऊपर, रेल इन दो, ये जो लाइन ऐसी बिछी हुई है ना, इसको बोलते हैं रेल, इसके ऊपर क्या है, डब्बे, ठीक है। आपने बोला सर रेलगाड़ी, तो ये जो गाड़ी है इन रेल पर चलेगी, ये कनेक्ट होते हैं इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से, इनको बोलते हैं स्लीपर्स। इनके बीच में भरे हुए होते हैं बैलास्ट, पत्थर आप गिट्टी देखते होगे, इसको बोल दिया बैलास्ट। ये बैलास्ट फिर लोड ट्रांसफर कर देंगे सॉइल को। क्लियर है? ओके नेक्स्ट। अब देखो ध्यान से, एक एक स्टेटमेंट सवाल है, मैं ऐसे ही नहीं, ऐसी एक भी चीज नहीं मिलेगी जो कहीं ना पूछी गई हो, आप चेक कर सकते हो। बोलेगा कि सर नोट करके मैं दे रहा हूं, नोट करके, ओके। हैमर टेस्ट एंड फैटिंग वेट टेस्ट, कौन कौन सा सर? हैमर टेस्ट एंड फैटिंग वेट टेस्ट यूज होता है, इज कंपलसरी फॉर टेस्टिंग ऑफ रेल। अगर रेल्स की टेस्टिंग करनी है तो हैमर टेस्ट और फैटिंग वेट टेस्ट आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या सर? जो मैग्नीज स्टील है उससे आप रेल बनाओगे। सर मैग्नीज स्टील इज यूज फॉर रेल कंस्ट्रक्शन। जो आपने ये रेल्स बनाई है ना, रेल्स, ये किससे बनाई जाएंगी? कौन सा मटेरियल यूज होगा? इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है, सवाल भी पूछा गया, मैग्नीज स्टील यूज होगा। ऑर्डिनरी रेल आर मेड बाय हाई कार्बन स्टील। जो ऑर्डिनरी रेल्स हैं वो हाई कार्बन स्टील से मिलकर बनती हैं, ऑर्डिनरी रेल्स, ओके। उसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी ऑर्डिनरी रेल्स में। रेल्स ऑन पॉइंट एंड क्रॉसिंग इज मेड बाय मीडियम कार्बन स्टील। अब देखना ध्यान से, जो रेल्स पॉइंट एंड क्रॉसिंग पर बनती हैं, जो पॉइंट और क्रॉसिंग बनाने के लिए मीडियम कार्बन स्टील का उपयोग किया जाता है। सर मेट्रो एंड मोनोरेल्स आर मेड ऑफ मैग्नीज स्टील। तो मैग्नीज स्टील से तो आप बोल रहे थे रेल बनेगी, कौन सी? मेट्रो रेल या मोनो रेल मैग्नीज स्टील से बनेगी। तो किस मटेरियल से कौन सी रेल बनेगी ये बता दिया, ओके। तो रेल्स आर मेड अप ऑफ हाई कार्बन स्टील दैट रेजिस्ट वियर एंड टियर। तो आपको अगर वियर एंड टियर से बचाना है तो हाई कार्बन स्टील की रेल आपको बनानी पड़ेगी। तो ये जो सवाल पूछा गया था मटेरियल से रिलेटेड, वो भी आपको बता दिया। अभी देखो, मैंने लिखा कंपोजिशन ऑफ रेल। क्या कंपोजिशन? आपको यहां पर मैं कंपोजिशन दर्शा रहा हूं, यहां पर मैं फॉर ऑर्डिनरी रेल्स के लिए क्या उनका परसेंटेज होगा वो बता रहा हूं। फॉर रेल्स ऑन पॉइंट एंड क्रॉसिंग में उनका क्या परसेंटेज होगा वो बता रहा हूं। देखना ध्यान से, अगर बोलूं कार्बन का पर जो मटेरियल यूज हुए हैं, तो कार्बन का परसेंटेज ऑर्डिनरी रेल में 0.55 से 0.68 होगा। सर मैग्नीज का परसेंटेज ऑर्डिनरी रेल्स में 0.65 से 0.90 होगा, ओके। सर अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं, सिलिकॉन का परसेंटेज 0.05 से 0.30 होगा। सल्फर का परसेंटेज सर 0.05 होगा और फास्फोरस का परसेंटेज 0.06 होगा। ये बात भी समझ में आती है। अगर मैं जो रेल्स आप क्रॉसिंग और पॉइंट्स में यूज कर रहे हो उनके लिए परसेंटेज की बात करूं तो कार्बन 0.5 से 0.6 हो जाएगा। सर उसके बाद मैग्नीज की बात करूं, मैग्नीज जो मैक्सिमम सबसे ज्यादा क्या होता है मैग्नीज, ये सवाल बनता है। आप बोलोगे 0.95 से 1.25, सिलिकॉन होगा 0.05 से 0.20, सल्फर होगा सर 0.06 और आप बोल दोगे फास्फोरस 0.06% होगा। किसमें? क्रॉसिंग और पॉइंट्स में जो रेल्स बन रही हैं। क्लियर हुई? ये बात भी आपको मैंने कंपोजिशन की क्लियर कर दी। नेक्स्ट, अभी ये ज्योमेट्रिक डिजाइन कहां से आ गया? इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी, इसको छोड़ो। आपने क्या इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हो? इंट्रोडक्शन देखना ध्यान से। अब गेज एक टर्म आता है, अब मैं आपको बिल्कुल कनेक्ट करते जा रहा हूं। गेज एक टर्म आप पढ़ते हो, गेज क्या है? सर अगर मैं आपसे बोलूं ये रेल्स हैं तो रेल के इनर फेसेस को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है, इनर फेसेस को कनेक्ट कर रहा है, वो कहलाएगा गेज। ये लेमन लैंग्वेज में बता दिया। अंग्रेजी पढ़ लो अब ध्यान से। क्या सर? द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन इनर और रनिंग फेसेस ऑफ टू ट्रैक रेल्स इज कॉल्ड द गेज इन रेलवे ट्रैक। इनर और रनिंग फेसेस के बीच की जो डिस्टेंस है, आप क्या बोल दोगे? उसको बोल दोगे क्लियर, उनके बीच का क्लियर डिस्टेंस गेज कहलाएगा। गेज इज ऑल्सो डिफाइंड एज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनर रनिंग ऑफ गेज फेसेस ऑफ द टू रेल। से मिनिमम डिस्टेंस भी है इनर फेस
गेजेस के बीच का, ये गेजेस हो गए। सवाल क्या बनेगा, आपको नाम दे देगा गेजेस के और उसकी क्या गेज की विड्थ पूछ लेगा, गेज की विड्थ क्या होगी। ओके सर, आपको लिख के दिया स्टैंडर्ड गेज। स्टैंडर्ड गेज होता है सर 1.675 मीटर। यहां पर आपको 1.67 लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। फिर लिख के दिया सर स्टैंडर्ड गेज लिखा हो या ब्रॉड गेज लिखा हो। ओके सर, अभी देखो ध्यान से, ब्रॉड गेज की होती है ये लंबाई, इन्होंने कहीं कहीं स्टैंडर्ड गेज को ब्रॉड गेज ही मान लिया जाता है, तो आप बोलोगे 1.675। लेकिन स्टैंडर्ड गेज अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए तो होता है 1.435 मीटर। क्लियर, अभी बता दूंगा वो भी। मीटर गेज की लंबाई होगी सर 1 मीटर, जो विड्थ बोल रहा है। नैरो गेज एनजी से रिप्रेजेंट होगा और 762 हो जाएगी या 0.762 मीटर हो जाएगी, 762 mm में बोल दो सर। फीडर ट्रैक, आप ध्यान से पढ़ना, फीडर ट्रैक गेज को लाइट गेज भी बोला जाता है। पहले तो ये सवाल है कि लाइट गेज का दूसरा नाम फीडर ट्रैक गेज है, तो इसको रिप्रेजेंट किया एलजी से। आप बोलोगे इसकी लंबाई कितनी, सॉरी विड्थ कितनी, विड्थ होगी 0.610 मीटर या 610 mm में भी लिख के दे दिया। सवाल बनता है तो ब्रॉड गेज 1676 या 1675 mm, स्टैंडर्ड गेज याद रखना, ये सवाल बना है 1435 mm या फिर 1.435 मीटर। क्लियर, ओके। उसके बाद मीटर गेज बता दिया, नैरो गेज हो गया 762 mm, लाइट गेज हो गया आपका 610 mm में बता दिया आपको गेज की विड्थ। सवाल पूछा गया है, आपको मैंने बता दिया। गेज डिस्टेंस, ये गेज डिस्टेंस है, जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जी। ठीक है, आगे यूज करूंगा मैं इसको। नेक्स्ट, अब देखो सेकंड टर्म आप पढ़ते हो रेल, गेज बताया, अब रेल जो मैंने बोला उसको अंग्रेजी में पढ़ लो। समझ में आ गया सर, ये रेल्स हैं, अब बस जो लिख के दे देगा उसको पढ़ लो। स्टील गिर्डर विच प्रोवाइड्स अ स्मूथ और हार्ड सरफेस फॉर मूवमेंट ऑफ लोकोमोटिव एंड वैगन्स आर कॉल्ड रेल्स। मतलब वो स्टील के ग्रिडर्स हैं जो हार्ड सरफेस प्रोवाइड कर दे वैगन्स को मूव करने के लिए, उनको मैं रेल बोल दे रहा हूं। सर जो रेल्स हैं इनका काम क्या है, ये सवाल है, ये सवाल लिखा है, देखो क्या सर, रेल ट्रांसमिट द लोड पूछता है, रेल किसको लोड ट्रांसफर करेगा, आप बोलोगे स्लीपर को, एंड कॉन्सिक्वेंटली रिड्यूसेस प्रेशर ऑन द बैलास्ट एंड फॉर्मेशन बिलो। रेल क्या करेगा सर, लोड स्लीपर को ट्रांसफर कर देगा, स्लीपर पूरे में लोड को ट्रांसफर कर देगी, जिससे क्या होगा सर, बैलास्ट, जो बैलास्ट है और जो नीचे फॉर्मेशन मतलब सॉइल है उस पर इकट्ठा लोड नहीं आएगा, ये रेल का काम है। क्लियर, और कौन सा लोड, लाइन लोड, इसको सॉइल मैकेनिक्स में मैंने बता रखा है, लाइन लोड रेल से होता है। अब देखो एक टर्म अभी पूछा गया है एग्जाम में, किंग्स। किंग का मतलब होता है सर झटका, मतलब अगर मैं बोलूं ये मेरा हाथ है, अगर ये ऐसे मुड़ गया तो ये क्या हो गया, इस लाइन को सीधे जाना था लेकिन ऐसे हो गया, एक किंक हो गया। या फिर मैं बोलूं ये एक लाइन मैंने बना के दी, इससे दूसरी रेल, मुझे ये रेल है दूसरी रेल जोड़नी थी, लेकिन ये ऐसे ना जुड़ के क्या हुआ, ऐसे ना जुड़ के ये रेल क्या हुई सर, थोड़ा सा यहां पर जुड़ी, तो ये क्या आ गया सर, इसमें एक किंक आ गया। इसको क्या बोल दोगे आप, किंक बोल दोगे। तो लिख के दिया, व्हेन द एंड ऑफ एडजॉइनिंग रेल्स, एडजॉइनिंग मतलब ज्वाइन होने वाली रेल्स का एंड, एंड मतलब आखिरी हिस्सा स्लाइटली आउट ऑफ पोजीशन हो जाए, शोल्डर बोल दो, शोल्डर आउट ऑफ पोजीशन, ये क्या है, शोल्डर आउट ऑफ पोजीशन हो गए, और आप बोल दो इसको शोल्डर या किंक, इसको बोल दिया जाता है। इसके रीजन पूछ लेता, क्या क्या किंक के रीजन है, आप बोलोगे लूज पैकिंग ऑफ जॉइंट्स, डिफेक्ट्स इन गेज एंड अलाइनमेंट, डिफेक्ट्स इन क्रॉस लेवल एट जॉइंट्स, अनइवन वियर ऑफ रेल हेड्स। बस पढ़ लो, इनको पढ़ लोगे, अगर एक बार रीडिंग लगा लोगे आप इसमें टिक कर लोगे एग्जाम में। क्लियर है, क्लियर। नेक्स्ट, अब देखो ध्यान से, ये आपको दिखाया मैंने टाइप्स ऑफ रेल, टाइप्स ऑफ रेल सेक्शन 3 प्रकार के। नाम देखो क्या सर, डबल हेडेड, दोनों तरफ हेड है, ये वेब, ये हुआ डबल हेडेड। लिखा बुल हेडेड, मतलब एक हिस्सा बिल्कुल बड़ा है, तो ये बनाया आपको बुल हेड, यहां ये नॉर्मल हेड हो, ये हो गई वेब। तीसरा बनाया फ्लैट फुटेड, मतलब फ्लैट होगा क्या, क्या फुट मतलब नीचे का हिस्सा, तो ये देखो नीचे का हिस्सा फ्लैट हो गया, क्या ये वेब है, ये हेड, तो फ्लैट फुटेड रेल। क्लियर है। सवाल में कैसे पूछा गया वो लिख के दे दिया, देखो ध्यान से, देखो
इसमें लिखा था कि फर्स्ट रेल सेक्शन डिजाइंड बाय इंडियन रेलवे, आप बोलोगे सर ये होगा डबल हेडेड रेल। पहला कौन सा रेल सेक्शन था जो इंडियन रेलवे ने डिजाइन किया? आप बोलोगे डबल हेडेड रेल। इट कैन बी इन्वर्टेड एंड रीयूज्ड, जो डबल हेडेड रेल है इसको इन्वर्ट कर किया जा सकता है और रीयूज किया जा सकता है। कैसे भी लगा लो डबल हेडेड को, कैसे भी लगा लो। यस सर, ओके। आपसे यही बोलेगा कि इट कैन बी इन्वर्टेड और नॉट, आप बोलोगे यस सर। अब आता है बुल हेडेड रेल। बुल हेडेड रेल की क्या कहानी? इट इज मोस्ट सुटेबल एट पॉइंट एंड क्रॉसिंग एंड वेयर लेटरल लोड्स एक्ट। इट इज मोस्ट सुटेबल है, ये सबसे ज्यादा सुटेबल कहां होगा? पॉइंट और क्रॉसिंग में। किस रेल को यूज करोगे? बुल हेडेड रेल को यूज करोगे जहां पर लेटरल लोड्स होता है। पॉइंट एंड क्रॉसिंग में बुल हेडेड रेल यूज होगी। सर तीसरा क्या आया? तीसरा आता है फ्लैट फुटेड रेल्स। फ्लैट फुटेड रेल का दूसरा नाम पूछ लिया गया, आप बोलोगे विग्नोल्स रेल। क्या? विग्नोल्स रेल किसका नाम है? फ्लैट फुटेड रेल का दूसरा नाम विग्नोल्स रेल है। आप बोलोगे सर नाउअडेज यूज्ड इन इंडियन रेलवेज एंड मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज्यादा पॉपुलर आज की डेट में फ्लैट फुटेड रेल यूज हो रही है। सर मोस्ट सुटेबल ड्यू टू स्टेबिलिटी, इकोनॉमी एंड स्ट्रेंथ। सबसे ज्यादा सुटेबल क्यों है? सर इसमें स्टेबिलिटी मिलती है, इकोनॉमी मिलती है और स्ट्रेंथ तो मिली जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो अभी क्या नोट करके देखो। सबसे लार्जेस्ट डायमेंशन अगर पूछे रेल का तो आप बोलोगे हाइट, क्योंकि सर लेंथ तो पर मीटर में मेजर होती है, हमेशा आप पर मीटर की बात करोगे। तो सबसे लार्जेस्ट डायमेंशन कौन सा होगा रेल का, रेल सेक्शन का? आप बोलोगे सर हाइट। ओके, अब फ्लैट फुटेड रेल के बारे में जो स्टेटमेंट आया था सवाल में, क्या? फ्लैट फुटेड रेल्स आर डिजाइंड बाय, कैसे डिजाइन होंगी? वेट ऑफ रेल पर मीटर के हिसाब से डिजाइन होगी, मतलब केजी पर मीटर के हिसाब से डिजाइन होगी फ्लैट फुटेड रेल। एंड इट इज टू टाइप्स, दो टाइप की होती है। अभी देखना ध्यान से, बोलेगा 52 MR का पहले मतलब बताओ। आप बोलोगे सर 52 MR का मतलब है 52 केजी पर मीटर। ठीक है सर, आपसे बोलेगा 60 MR का मतलब बताओ। बोलोगे 60 केजी पर मीटर। पूछेगा कब यूज करोगे कौन सी रेल को? अगर 130 किलोमीटर पर आवर से कम आपकी लोकोमोटिव स्पीड है तो आप किसको यूज करोगे? सर मैं यूज करूंगा 52 केजी पर मीटर है, 52 MR वाली रेल ये है। क्लियर? कौन सी? फ्लैट फुटेड। और अगर लोकोमोटिव की स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर से कम है तो 60 केजी, 60 याद रह जाएगा। आपको ये याद करना है। दो प्रकार की ये फ्लैट फुटेड रेल बता दी। नेक्स्ट अभी देखो, एक टर्म आया लेंथ, पीछे पढ़ा हमने लेंथ। अब लेंथ को डिफाइन करते हैं। देखो लेंथ कैसे। ऑन द इंडियन रेलवे में लेंथ को दो भागों में बांटा गया। बोलेगा अगर ब्रॉड गेज यूज कर रहे हो तो 12.8 मीटर की लेंथ है, आप लगभग 13 मीटर बोल सकते हो, लिख के दे दिया। आपसे बोलेगा कि सर अगर मीटर गेज यूज कर रहे हो तो सर 11.89 मीटर की लेंथ होगी, लगभग 12 मीटर आप बोल सकते हो। फीट में पूछेगा तो आप बोलोगे सर 42 फीट फॉर ब्रॉड गेज, उसको ही कन्वर्ट कर दिया, और 39 फीट फॉर मीटर गेज। क्लियर बात है? तो 13 मीटर जनरली लिखना हमेशा ब्रॉड गेज के लिए, और मीटर गेज सवाल में लिखा होगा तो 12 मीटर उसको हम लिख देंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। अब ये एक मिसलेनियस टाइप का टॉपिक है, सारी टर्मिनोलॉजी यहां पर क्लियर हो जाएंगी। पॉइंट एंड क्रॉसिंग वगैरह सबकी बात इन्हीं टर्मिनोलॉजी में मैं कर दूंगा। देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में आया कोनिंग ऑफ व्हील, नाम में लिखा है कोनिंग कर देना। ये देखो ये कोन बना दी, क्या ऐसे इसे बोल दिया कोनिंग ऑफ व्हील। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। आपको लिख के दिया सवाल में कि कितना एंगल से कोनिंग होगी, तो आप बोलोगे सर 1/20 का स्लोप दिया जाता है कोनिंग ऑफ व्हील में। क्लियर है ये बात? तो ये सवाल बनेगा, तो लिख के दिया व्हील आर कोन्ड एट अ स्लोप ऑफ 1/20। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया कोनिंग ऑफ व्हील कितना स्लोप पर होगा? 1/20 टू प्रिवेंट फ्रॉम रबिंग द इनसाइड फेस ऑफ द रेल हेड
and to prevent lateral movement of the axle with its wheel। तो आपको अगर ये रेल है, व्हील की अगर कोनिंग कर दी तो क्या होगा सर, इनसाइड एज की रेल के साथ रबिंग नहीं होगा, घिसेगा नहीं। दूसरा, लेटरल जो मूवमेंट है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, कोनिंग ऑफ व्हील 1/20 स्लोप पर की जाती है, ये बता दिया आपको। नेक्स्ट हम आता है कांट और सुपर एलिवेशन। ये आप ज्योमेट्रिक डिजाइन में अभी पढ़ोगे, बस मैं डिफाइन कर दे रहा हूं कुछ टर्म्स। कांट और सुपर एलिवेशन क्या पढ़ते हो आप सर हाईवे में? सर इनर एज के रिस्पेक्ट में आउटर एज को उठा देते हैं। क्यों? क्योंकि सर जब सेंट्रीफ्यूगल, आप किसी भी क्या हॉरिजॉन्टल कर्व पर नेगोशिएट करते हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा फेंकने के लिए, तो उसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, आउटर एज को इनर एज के रिस्पेक्ट में उठा दिया, उसको बोलते हैं सुपर एलिवेशन। और दूसरा टर्म यूज करते हैं कांट। क्लियर? क्रीप ऑफ रेल। क्रीप क्या है सर? तो इट इज द लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल्स इन अ ट्रैक। आप बोलोगे सर रेल का जो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट है उसको बोला जाता है क्रीप ऑफ रेल। यही स्टेटमेंट लिखे रहते हैं सवालों में, फिर टिक करना पड़ता है आपको क्रीप पर। तो ये स्टेटमेंट पढ़ लो अच्छे से ध्यान से, पूरी रेलवे इंजीनियरिंग यही रिवाइज करा दूंगा मैं, देखो ध्यान से। इट इज द लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ द रेल्स इन अ ट्रैक। लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट को बोला क्रीप। क्रीप इज मेजर्ड विथ क्रीप इंडिकेटर। किससे मेजर किया जाता है क्रीप? आप बोलोगे क्रीप इंडिकेटर से मेजर किया जाता है। फिर आता है फ्लैंज वे क्लियरेंस। दो टर्म पूछे जाते हैं, एक हील डाइवर्जेंस सवालों में मिलता है, एक आजकल पूछा जाने लगा है फ्लैंज वे क्लियरेंस। अब ध्यान से पढ़ना क्या डिफरेंस है। मैं पहले स्टेटमेंट पढ़ दे रहा हूं, देखो। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, फ्लैंज वे क्लियरेंस क्या है? ये डिस्टेंस है किस किस के बीच में? द एडजेस्टेंस फेसेस ऑफ द स्टॉक रेल, या स्टॉक रेल को और क्या बोल सकते हो आप, रनिंग रेल बोल दिया, एडजेसेंट फेस। ओके, आपने एडजेसेंट फेस उठाया किसका सर? स्टॉक रेल का। और स्टॉक रेल के लिए दूसरा नाम क्या दे दिया सर? इसको मैंने रनिंग रेल, इसका दूसरा नाम दे दिया सर। ओके, रनिंग रेल। कौन सा फेस उठाया? एडजेसेंट। कौन सा? एडजेसेंट फेस उठा लिया इसका। ओके सर, एडजेसेंट फेस। ओके, इसका डिस्टेंस है किसके बीच में? आपको लिख के दिया चेक और गार्ड रेल। कौन कौन सी रेल? चेक रेल, यस सर, चेक रेल और गार्ड रेल के बीच में, गार्ड रेल के बीच का, चेक रेल और गार्ड रेल के बीच का जो एडजेसेंट डिस्टेंस है या एडजेसेंट फेस है किसका? स्टॉक रेल, या उसको बोल दिया रनिंग रेल, चेक रेल, या उसको बोल दिया गार्ड रेल। इनके एडजेसेंट फेस का जो डिफरेंस है उसको आप बोल देते हो फ्लैंज वे क्लियरेंस। क्लियर हुई बात? ये सवाल में ये नाम लिखे होंगे, अब आपको टिक लगाना है। नेक्स्ट आता है हॉलिंग कैपेसिटी। हॉलिंग का मतलब होता है खींचना। हॉलिंग का क्या मतलब होता है? खींचना। तो कितनी ताकत है रेल इंजन के पास ताकि वो पूरी रेल को खींचती हुई चले, रेल को मतलब लोकोमोटिव को खींचती हुई चली जाए, तो इतनी उस ताकत को बोल देते हैं हॉलिंग कैपेसिटी। तो ये हॉलिंग कैपेसिटी क्या लिख के दिया? इट इज द टोटल लोड विच कैन बी हॉल्ड बाय इट। इट इंडिकेट द पावर ऑफ द लोकोमोटिव। किसको इंडिकेट करती है? लोकोमोटिव के पावर को इंडिकेट करती है। ओके, नाउ आया हील डाइवर्जेंस। क्या आया सर? हील डाइवर्जेंस टर्म, ये भी सवालों में पूछा गया। तो देखो क्या आपको फ्लैंज वे क्लियरेंस बता दिया, स्टॉक रेल, या उसको दूसरा नाम दिया था आपने क्या? रनिंग रेल। और दूसरे फिर क्या? चेक रेल या गार्ड रेल। उन दोनों के एडजेसेंट फेसेस के बीच का डिफरेंस फ्लैंज वे क्लियरेंस। अब आया हेड हील डाइवर्जेंस। तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, ये भी क्या है सर? ये अंतर है। अंतर है किसके? डिस्टेंस का अंतर है द रनिंग फेस ऑफ द स्टॉक रेल एंड गेज फेस ऑफ द टंग रेल। गेज फेस ऑफ द टंग रेल। क्लियर है? ये रनिंग फेस, अभी देखो ध्यान से क्या बोल रहा हूं। आपने स्टॉक रेल को लिया, स्टॉक रेल को ले लिया, ठीक है, और आपने दूसरा क्या लिया सर? आपने उसको लिया, क्या कहते हैं, स्टॉक रेल को लिया, और आपने लिया टंग रेल को। क्या सर? टंग रेल को लिया, टंग रेल को लिया, ठीक है। अब आप इसको डायग्राम में देखोगे, डायग्राम इतना भसड़ मची हुई होती है ना डायग्राम में, आप कहोगे पता नहीं क्या ही दिखा रहा है मास्टर। इसलिए बिल्कुल शब्द याद रख लो, आपको पेपर निकालना है, बिल्कुल साइंटिस्ट नहीं बनना, पेपर निकालना है, शब्द याद रखो। डायग्राम से तो मैं बता देता, लेकिन नहीं समझ में आता है आपको इतने जल्दी। एक तो मैराथन में कराना है, रिवीजन कराना है, इतने जल्दी में अगर डायग्राम में घुसा रह जाऊंगा तो डायग्राम ही देखते रह जाओगे। इसलिए शब्द याद रखो, स्टॉक रेल और टंग रेल के रनिंग फेसेस के बीच का
डिफरेंस है। कौन से फेस? रनिंग फेसेस के बीच का डिफरेंस है क्या? हील डाइवर्जेंस। क्लियर है? और आप बोलोगे सर एडजेसेंट फेस स्टॉक रेल, या उसको बोल दिया रनिंग फेस, रनिंग रेल, और यहां पर लिखा चेक रेल और गार्ड रेल के बीच का डिफरेंस है हील डाइवर्जेंस, सॉरी फ्लैंज वे क्लियरेंस। याद रखना ये दोनों चीजें। अब आती है हेलाडे चार्ट। हेलाडे चार्ट क्या है? एक प्रकार का टेक्निक है। किस चीज की टेक्निक है? देखो हेलाडे चार्ट क्या है सर? इट इज द मेथड रिलेटेड टू द ट्रैक ज्योमेट्री फॉर डिजाइनिंग। डिजाइनिंग करना है अगर ट्रैक ज्योमेट्री की तो ये एक मेथड यूज होती है। सर्वेइंग करनी है, सेटिंग आउट ऑफ कर्व ऑन रेलवे ट्रैक्स, तो 3 काम करके देगी हेलाडे चार्ट। हेलाडे चार्ट क्या देगा सर? ये एक मेथड है। आपको अगर ट्रैकिंग करनी है ज्योमेट्री की, ट्रैक ज्योमेट्री की, क्या करनी है? डिजाइनिंग करनी है, सर्वेइंग करनी है, या फिर सेटिंग आउट ऑफ रेलवे कर्व को करना है, तो आपको यूज करना पड़ेगा हेलाडे चार्ट। क्लियर? ये भी टर्म समझ आया। नेक्स्ट आता है पॉइंट। पॉइंट क्या है सर? सेट ऑफ स्विचेस है। स्विच होती है सर, पॉइंट एंड क्रॉसिंग हम पढ़ते हैं, उसमें स्विचेस रहते हैं, उनके सेट को पॉइंट बोल दिया जाता है। एक जगह के जो स्विचेस मिले उसको बोल दिया जाता है पॉइंट। ओके, स्विच क्या है अब सर? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक रेल एंड टंग रेल। टंग रेल और क्या? टंग रेल और स्टॉक रेल जिस जगह पर आके मिल रहे हैं उसको बोला स्विच, और बहुत सारे स्विचेस क्या कहलाएंगे? पॉइंट कहलाएंगे। तो टंग रेल और स्टॉक रेल जहां आके मिले आप बोलोगे उसको स्विच बोल दोगे। सर टर्नआउट और क्रॉसिंग एक शब्द हम पढ़ते हैं, क्या? टर्नआउट और क्रॉसिंग शब्द पढ़ते हैं। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग बाय विच अ ट्रेन इज डाइवर्टेड फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर इज कॉल्ड टर्नआउट। शब्द समझ, बहुत आसान भाषा में लिखा है। ऐसा एक पॉइंट या ऐसी एक क्रॉसिंग जहां से एक ट्रैक से दूसरी ट्रैक पर डाइवर्ट हो जाए रेल, उसको बोल दोगे आप टर्नआउट है। वहां से मुड़ गया, बोल दिया टर्नआउट। क्लियर? नाउ स्टॉक रेल क्या है सर? स्टॉक रेल्स आर फिटेड अगेंस्ट द टंग रेल। ये सवाल आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टंग रेल के साथ में जुड़ी होंगी क्या? जिस डायरेक्शन में टंग रेल है उसी डायरेक्शन में स्टॉक रेल होगी क्या? नहीं, ये लिखा हुआ होता है स्टेटमेंट। आप बोलोगे सर स्टॉक रेल हमेशा अगेंस्ट द टंग रेल लगी हुई होगी। नेक्स्ट आया टंग और क्या? स्विच रेल्स। टंग रेल बोल दो, टंग रेल का दूसरा नाम क्या है सर? स्विच रेल टंग रेल का दूसरा नाम है। ओके सर, इट इज द टेपर्ड मूवेबल रेल कनेक्टेड एट इट्स थिक एंड टू द रनिंग रेल। क्या है सर? ये टेपर है। टेपर मतलब ये झुकती जाएगी, टेपर्ड है। टेपर्ड मूवेबल रेल है जो कनेक्ट होती है थिक एंड यहां थिन लिख देता है सवालों में। कनेक्टेड एट थिक एंड टू द रनिंग रेल। रनिंग रेल बोल दो, कौन सी? स्टॉक रेल को ही रनिंग रेल बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको टंग रेल का दूसरा नाम पता चल गया, स्विच रेल, याद रखना। देखो नेक्स्ट पॉइंट, स्विच एंगल पूछा। स्विच एंगल सर, एंगल बिटवीन द गेज फेस ऑफ स्टॉक रेल एंड टंग रेल। ठीक है, जो गेज फेस है स्टॉक रेल का और टंग रेल का, स्टॉक रेल और टंग रेल के गेज फेस के एंगल को क्या बोल दोगे आप? स्विच एंगल बोल दोगे। ठीक है सर, बोला थ्रो ऑफ स्विच, TOS, थ्रो ऑफ स्विच ये लिखा होता है सर। मैक्सिमम डिस्टेंस है बाय विच द टो ऑफ टंग रेल कैन मूव्स साइडवे इज कॉल्ड थ्रो ऑफ स्विच। मतलब क्या सर? अगर मैं बोलूं ये टंग रेल है, टंग रेल का मान के चलो ये टो है, ये साइड वे कितना मैक्सिमम मूवमेंट कर सकता है? साइड तो यही हुआ ना, कितना मैक्सिमम मूवमेंट कर सकता है? इसको TOS बोल दिया जाता है, थ्रो ऑफ स्विच बोल दिया जाता है। क्लियर? नाउ आया हॉग्ड रेल्स। हॉग्ड रेल का मतलब क्या सर? हॉगिंग पढ़ी है ना आपने, हॉगिंग पढ़ते हो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सर, लोड लगाया, हॉग, सैगिंग और हॉगिंग। ठीक है, आपने जो एंड देखा रेल का एंड था, यहां पर क्या होता है? व्हील मूव करने के कारण ये ऐसा हो जाता है, ये क्या हुई? हॉगिंग हो गई, तो रेल को बोल दिया हॉग्ड रेल। लिखा दोज रेल्स विच गेट बैटर्ड ड्यू टू इंपैक्ट एक्शन ऑफ व्हील over the end of the rails are called hogged rails। एंड पर व्हील के इंपैक्ट के कारण ये ऐसी टेपर हो जाती है, इसको बोला गया हॉग्ड रेल्स। क्लियर? नाउ आया मार्शलिंग यार्ड। क्या सर? मार्शलिंग यार्ड, याद रखना ये सवाल बने हैं। मार्शलिंग यार्ड क्या है सर? यार्ड इन विच
वैगन्स आर सॉर्टेड एंड न्यू ट्रेन्स आर फॉर्म्ड। आप ऐसा यार्ड साइड में होगा जहां पर वैगन्स को सॉर्ट किया जाता है, ये वैगन उसमें लगाया, वो बोगी उसमें लगाई और आप नई तैयार कर दोगे ट्रेन को ताकि चलने के लिए रेडी हो जाए। तो ये मार्शलिंग यार्ड में ये काम होता है। नेक्स्ट देखो, अब आता है गुड्स यार्ड। यहीं क्लियर करते जाओ सारी चीजें। गुड्स यार्ड क्या है सर? यार्ड इन विच गुड्स वैगन्स आर शंटेड एंड सॉर्टेड फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग इज कॉल्ड गुड्स यार्ड। यहां पैसेंजर का कोई काम नहीं है, सामान भरा जाएगा और खाली किया जाएगा, ऐसे यार्ड को आप गुड्स यार्ड बोल देते हो। क्लियर है? गुड्स यार्ड। अब आएगी बात बफर स्टॉप। ट्रेन का बोगी योगी चेंज हुई, उसको मार्शलिंग यार्ड में किया, सामान को इधर उधर किया गुड्स यार्ड में। ओके, अब आता है बफर स्टॉप। बफर स्टॉप मतलब द डेड एंड ऑफ अ रेलवे लाइन इज प्रोवाइडेड विथ अ बैरियर erected across the track to prevent the vehicle running off the track। मतलब क्या सर? अगर एक ऐसा ये एक ठीक है, ये क्या है? रेल है, यहां पर आपकी ट्रेन खड़ी हुई है, ये आपकी ट्रेन खड़ी हुई है, यहां पर इरेक्टेड आपको एक बफर ऐसा एक डंडा लगा मिल जाएगा ताकि ये ऑफ ट्रैक ना हो। क्लियर है ये बात? तो ये हो गया बफर स्टॉप। ट्रैक मॉडुलस, एक आया शब्द ट्रैक मॉडुलस। क्या होता है ये सर? इट इज एन इंडेक्स ऑफ अ मेजर रेजिस्टेंस ड्यू टू डिफॉर्मेशन। ये क्या है सर? ये डिफॉर्मेशन के कारण रेजिस्टेंस को मेजर करने वाला इंडेक्स है। क्या बोलोगे आप उसको? ट्रैक मॉडुलस। तो आप बोलोगे डिफॉर्मेशन के कारण जो रेजिस्टेंस पैदा हो रही है उस रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे? ट्रैक मॉडुलस से मेजर करोगे। इट डिपेंड्स ऑन गेज डिस्टेंस, टाइप ऑफ रेल्स, स्लीपर डेंसिटी एंड टाइप ऑफ बैलास्ट। चार चीजों पर ट्रैक मॉडुलस डिपेंड करता है। गेज डिस्टेंस, टाइप ऑफ रे, स्लीपर डेंसिटी एंड टाइप ऑफ बैलास्ट, इस पर डिपेंड कर जाएगा ट्रैक मॉडुलस। ये रेजिस्टेंस है एक प्रकार का, उसको मेजर करने के लिए आपको ट्रैक मॉडुलस की जरूरत पड़ेगी। अब देखो ध्यान से, हॉग ड्रिल पीछे आपको बता दिया था, देख लो ध्यान से, हॉग ड्रिल फिर से लिख के दे दिया। नेक्स्ट आता है क्रीप ऑफ रेल, आपको बता दिया। क्रीप किन कारणों से होता है ये जानो। आप बोलोगे सर स्टार्टिंग, स्टॉपिंग, एक्सीलरेटिंग एंड डी एक्सेलरेशन ऑफ लोकोमोटिव। स्टार्ट हुआ, रुक गया, एक्सेलरेट हो रहा है और डी एक्सेलरेट हो रहा है, उस कारण से क्रीप होगा। लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ अ रेल इज कॉल्ड क्रीप, ये आपको पता है। अब दूसरी बात, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन हुआ रेल का टेम्परेचर के कारण, एक्सपांशन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट हो गया ना, उसको क्रीप बोल दोगे। नेक्स्ट आता है सर अनबैलेंस्ड ट्रैफिक। ट्रैफिक अगर अनबैलेंस्ड है तो आपको क्रीप देखने को मिल जाता है। एक कारण पूछे गए थे तो बता दिए। अब देखो क्या एक एग्जाम्पल है, देखना ध्यान से, सवाल आया हुआ है, एक सवाल में सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। लिख के दिया फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रैक। ट्रैक की लेंथ निकाल के बतानी है। टू ओवरकम टेम्परेचर स्ट्रेस, टू प्रिवेंट क्रीप फॉर इक्विलिब्रियम यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। अब ये मैं करूंगा नहीं, बाकी तो आपने मेरी क्लासेस देखी हैं, एक एक न्यूमेरिकल मैं हाथ से करके आपको देता हूं, लेकिन मैराथन क्लास है, मुझे जल्दी जल्दी चीजें करानी है, मैं खुद से हाथ से लिख के नहीं दूंगा, आपको लिखा हुआ सब मिल जाएगा। टू प्रिवेंट क्रीप फॉर इक्विलिब्रियम यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। एरिया दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, अल्फा 1.16 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन। नाउ ई क्या है? 21.45 इंटू 10⁵ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। चेंज इन टेम्परेचर 30 डिग्री मतलब सेल्सियस, मतलब डेल्टा टी दिया हुआ है। ओके, कंसिडर 700 kg पर मीटर रेजिस्टेंस टू ट्रैक मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए। ओके, तो फोर्स कैसे निकालोगे सर? फोर्स निकालने से पहले अगर मैं आपको बोलूं, आप पहले देखो लेंथ निकालो। सर लेंथ ऑफ ट्रैक क्या हो जाएगा? टू ओवरकम टेम्परेचर स्ट्रेसेस। तो आप बोलोगे फोर्स अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ ट्रैक। कैसे? देखो फिर वापस आओ। आप जानते हो, यहां देखना ध्यान से, आप जानते हो सर फोर्स क्या होता है सर? स्ट्रेस अपॉन एरिया। स्ट्रेस अपॉन एरिया इज फोर्स। सर हम जानते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है सर? ई अल्फा डेल्टा टी। सोम में पढ़ते हो? यस सर सोम में पढ़ता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको स्ट्रेन अगर लिखना है तो क्या लिखोगे सर? एल अल्फा डेल्टा टी। एल अल्फा डेल्टा टी स्ट्रेन लिख लोगे। ओके, अब ध्यान से देखना,
अगर मैं आपसे बोलूं फोर्स अगर आपको लिखना है तो आप क्या कर सकते हो सर, एरिया को एरिया इंटू ई इंटू टी, टी क्या है डेल्टा टी इंटू अल्फा लिख सकते हो क्या, अल्फा टी ए अरेंज करके। फोर्स की वैल्यू 1.16 इंटू 10⁵, सॉरी अल्फा की वैल्यू आपको दी हुई है, अल्फा की वैल्यू दी हुई है, ओके। फोर्स की वैल्यू कितनी है 44787.6 kg आ जाएगी। नेक्स्ट अब देखो फोर्स आ गया 44787.6, अब ये सारी वैल्यू पुट कर देना, एरिया पुट कर दिया, ई पुट कर दिया, अल्फा आपको दे रखा है, डेल्टा टी पुट कर दिया, तो वैल्यू आ जाएगी ये। अब ये गुणा भाग तो कर लोगे ना, फोर्स को अपन रेजिस्टेंस ऑफ ट्रैक से अगर डिवाइड कर दें, क्यों सर, रेजिस्टेंस ऑफ ट्रैक केजी पर मीटर में दिया हुआ है, फोर्स भी एक प्रकार का वेट है वो केजी में आ गया, डिवाइड किया तो केजी जो है मीटर ऊपर जाएगा तो लेंथ मिल जाएगी क्या सर 63.98 मीटर। टेम्परेचर स्ट्रेस से ओवरकम करने के लिए आपको लेंथ मिल गई। क्लियर है। नाउ लेंथ ऑफ वेल्डेड ट्रैक टू प्रिवेंट क्रीप फॉर इक्विलिब्रियम, याद रखना वेल्डेड ट्रैक की आपको लेंथ पूछ रहा है क्रीप से बचने के लिए, तो हमेशा याद रखना जो थर्मल स्ट्रेसेस या टेम्परेचर स्ट्रेसेस से बचने के लिए जो लेंथ थी उसका डबल कर दोगे तो आप हमेशा क्या पाओगे सर, क्रीप से बचने के लिए, क्रीप को ओवरकम करने के लिए लेंथ ऑफ वेल्डेड ट्रैक मिल जाएगी, डबल किया तो 127.96। तो ये दो आप कॉन्सेप्ट सीख गए। क्लियर है, चले आगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखो, बोल रहा है इफ द टेम्परेचर राइजेस इन इज 29 डिग्री सेल्सियस देन द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द रेल ऑफ 12.8 मीटर विल बी, आपको वही एल अल्फा डेल्टा टी लगाना है, इंक्रीज पूछ रहा है तो आप बोलोगे सर डेल्टा एल क्या हो जाएगा सर, आप जानते हैं सर डेल्टा एल होता है एल अल्फा डेल्टा टी, एल अल्फा डेल्टा टी, एल की वैल्यू 12.8, अल्फा 1.18 और डेल्टा इंटू 10⁻⁵ और डेल्टा टी 29 डिग्री सेल्सियस दिया, इंटू करोगे तो 4.38 mm आ जाएगा। तो स्ट्रेन जो आप सोम में पढ़ते हो वो आप उड़ा दोगे इसको, ठीक है। अब देखो स्लीपर्स, नया टर्म आया, आपने गेज पढ़ लिया, रेल पढ़ लिया, रेल के बाद बहुत सारे टर्म्स मैंने आपको बता दिया। स्लीपर्स की बात करते हैं, स्लीपर देखना ध्यान से, वो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी इसलिए मैंने सारी चीजें एक जगह ही आपको छाप के दे दी, पॉइंट एंड क्रॉसिंग बाद में आएगा, लेकिन टर्म्स एक साथ पढ़ रहे थे तो मैंने साथ में एक ही चीज दे दी। स्लीपर्स क्या है आपको मैंने बता दिया कि सर अगर ये रेल है, सर अगर ये रेल है ओके सर हॉरिजॉन्टली इसको कनेक्ट करती है, ये स्लीपर है, मैंने देखी है, अंग्रेजी में पढ़ लो। स्लीपर्स आर मेंबर जनरली लेट ट्रांसवर्स टू द रेल ऑन विच, हॉरिजॉन्टल शब्द गलत था, ट्रांसवर्स डायरेक्शन है, दोनों हॉरिजॉन्टल है वो तो, ट्रांसवर्स टू द रेल के ट्रांसवर्स में, विच द रेल्स आर सपोर्टेड एंड फिक्स्ड टू ट्रांसफर द लोड फ्रॉम रेल्स टू द बैलास्ट एंड सबग्रेड बिलो, ये सब हम जानते हैं स्लीपर का काम क्या है। अब स्लीपर के काम से सवाल पूछे गए हैं तो देखो, टू प्रोवाइड लॉन्गिट्यूडनल लेटरल स्टेबिलिटी टू द परमानेंट ट्रैक, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्टेबिलिटी दे देगा, ओके। दूसरा स्लीपर से हेल्प टू रेक्टिफाई ट्रैक ज्योमेट्री ड्यूरिंग सर्विस लाइफ में अगर आपको रेक्टिफाई करनी है, सुधारनी है ट्रैक की ज्योमेट्री तो स्लीपर मदद करती है, ओके सर। फंक्शन ऑफ स्लीपर से सवाल जो पूछेगा वो लिख के दिए, मैं साइड हो रहा हूं, पढ़ो इसको। होल्ड द रेल टू द करेक्ट गेज तक होल्ड करना, टू होल्ड द रेल एट द प्रॉपर लेवल दैट इज एट टर्नआउट्स एंड क्रॉसओवर और टर्नआउट पर रेल को एक जगह एक गेजेस पर क्या करते प्रॉपर लेवल पर रखना। टू एक्ट एज एन इलास्टिक मीडियम, ये क्या है, एक इलास्टिक मीडियम है इन बिटवीन द बैलास्ट एंड रेल्स टू एब्जॉर्ब द ब्लोज एंड वाइब्रेशंस ऑफ अ मूविंग लोड आएगा जाएगा, ट्रेन ऐसी तो चलती है, तो रेल और बैलास्ट के बीच में इलास्टिक मीडियम जैसा काम करती है क्या आपकी स्लीपर, टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड फ्रॉम द रेल टू द अंडरलाइंग बैलास्ट और द ग्रिडर्स इन केस ऑफ ब्रिजेस के केस में डिस्ट्रीब्यूट करती है अंडरलाइन ग्रिडर्स का और बैलास्ट में लोड पहुंचा देती है स्लीपर, ये काम है, पूछे गए तो बताया। नेक्स्ट देखो एजिंग ऑफ स्लीपर, एक टर्म सवालों में लगातार पूछा गया है, एजिंग ऑफ स्लीपर, वुडन स्लीपर को 1/20 के स्लोप में बना दो, उसको बोलते हैं एजिंग ऑफ स्लीपर, सिंपल शब्दों में तो लिख के दिया, प्रोसेस ऑफ कटिंग द वुडन स्लीपर एट अ स्लोप ऑफ 1/20 एट द रेल सीट बिफोर लेइंग के पहले रेल सीट पर वुडन स्लीपर को अगर आपने स्लोप दे दिया कितना 1/20 का, तो आप क्या बोल दोगे उसको, एजिंग की है आपने स्लीपर की। कोनिंग ऑफ व्हील में भी 1/20 था, एजिंग में भी 1/20 है, याद रहेगा। अब जो सवाल पूछेगा तीनों मैंने लिख के दिए, ये देखो गेजेस, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, इनकी साइज पूछ ली गई है,
तो आप बोलोगे स्टैंडर्ड साइज बता दो, वुड से अगर ये स्लीपर बनी है, वुड से स्लीपर बनी है, और गेज कौन सा, ब्रॉड, मीटर और नैरो। तो आप बोलोगे 275 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर इंटू 13 सेंटीमीटर ब्रॉड गेज के लिए, 183 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर किसके लिए सर, मीटर गेज के लिए, 150 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर किसके लिए सर, नैरो गेज के लिए। याद रखना 275, 183, 150, 25, 20, 18, 13, 11, 9। क्लियर है, यहां तो आपको पता चल गया सर 13, 11, 9 दो का इसका अंतर है। क्लियर, 275, 183, 150 याद रहेगा, 25, 20 और 18। आप ब्रॉड गेज, ब्रॉड विड्थ गेज विड्थ तो पढ़ के आए, ब्रॉड की सबसे ज्यादा, उसके बाद मीटर, फिर उसके बाद नैरो। तो ये भी आपसे पूछा था, मैंने लिख के दे दिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है सर स्लीपर डेंसिटी। आए हैं इसके सवाल, कई सवाल पूछे गए स्लीपर डेंसिटी के। आप इसको n+x लिख लो या फिर m+x लिख दो, कहीं भी लिखा मिल जाएगा, बात बराबर है। स्लीपर डेंसिटी का सिंपल सा मतलब समझो, सिंपल सा मतलब समझो। अगर आपको रेल दे रखी है, ये आप बोलोगे सर 1 मीटर की रेल लेंथ है, 1 मीटर की रेल लेंथ है, इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ स्लीपर्स प्रेजेंट हैं, इसको बोल दोगे आप स्लीपर डेंसिटी। क्लियर बात है, तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ स्लीपर्स प्रेजेंट पर मीटर लेंथ इज कॉल्ड स्लीपर की डेंसिटी। ये बात फील हो गई। अब हमें स्लीपर डेंसिटी निकालने का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो क्या बोलेगा, एन क्या है सर, लेंथ ऑफ वन रेल इन मीटर। एक रेल की क्या लेंथ है, वो हो गई एन। एक्स क्या है, कांस्टेंट वैल्यू जो कि 3 से 6 तक वेरी करती है, 2 से 7 तक भी वेरी करती है इंडिया में, तो ठीक है। अभी देखो ट्रैक, अगर बीजी ट्रैक है, कौन सा ट्रैक सर, ब्रॉड गेज ट्रैक है तो लेंथ 13 मीटर होती है, पीछे देख के आए। मीटर गेज ट्रैक है तो 12 मीटर होती है, ये भी पीछे देख के आए, तो लेंथ की कहानी खत्म। नंबर ऑफ रेल्स अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे सर, सर लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक, सॉरी नंबर ऑफ रेल कैसे निकालो, कितनी नंबर ऑफ रेल यूज हुई, तो टोटल रेलवे ट्रैक की लेंथ डिवाइडेड बाय एक रेल की लेंथ, आपको जो ऊपर बता दी, आपको नंबर ऑफ रेलवे, ये नंबर ऑफ रेल्स पता चल जाएंगे, कितनी रेल्स लगी हुई हैं। ये एक रेल हुई, ये दूसरी रेल है, तीसरी रेल। टोटल ट्रैक की लंबाई आपको पता है, एक की लंबाई पता है, डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ रेल्स मिल जाएंगी। अब देखो ध्यान से, आपसे बोला यूजिंग स्लीपर डेंसिटी, क्या यूज कर रहे हो, स्लीपर डेंसिटी ऑफ m+6 दे रखी है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ रेलवे स्लीपर्स, कितनी नंबर ऑफ रेलवे स्लीपर्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रैक ऑफ 648 मीटर इन लेंथ, ब्रॉड गेज ट्रैक है। क्लियर है, तो बोल रहा है एक रेलवे ट्रैक है बहुत लंबा 648 मीटर का, आपसे पूछ रहा है कि कितनी नंबर ऑफ स्लीपर्स यहां पर बनेंगी। ओके सर, कितनी नंबर ऑफ स्लीपर बनेंगी ये मुझे जानना है। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि उसने ब्रॉड गेज दे रखा है तो आपको नंबर ऑफ रेल्स पता चल जाएंगी क्या सर, नंबर ऑफ रेल्स पता चल जाएंगी क्या। यस सर, अभी देखा कि टोटल रेलवे ट्रैक अगर 648 मीटर का है और ब्रॉड गेज की लेंथ 13 मीटर है, मतलब ब्रॉड गेज दिया मतलब एक रेल की लेंथ 13 मीटर होगी, पीछे देखा। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा सर, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 49.846, ये आया 49.846 बोले तो कितना सर, 13 पना 65, 50 आ जाएगा इसका। क्लियर है, तो 50 नंबर ऑफ रेल्स आपके पास हैं। ओके सर, आपको दी हुई है क्या, डेंसिटी दी हुई है m+6। डेंसिटी का मतलब, स्लीपर डेंसिटी का मतलब क्या सर, एक रेल लेंथ के अंदर m+6 नंबर की क्या स्लीपर होंगी। आपके पास रेल लेंथ कितनी है 13 मीटर, m पीछे बताया था क्या होता है, ये रेल की लेंथ ही तो होती है। तो आप स्लीपर डेंसिटी से नंबर ऑफ स्लीपर निकाल सकते हो क्या, 13 + 6, मतलब एक रेल लेंथ के अंदर कितनी स्लीपर आएंगी, 19 स्लीपर आएंगी। ऐसी आपके पास कितनी रेल है, 50 रेल है, तो टोटल नंबर ऑफ स्लीपर कितनी हो जाएंगी सर, 50 × 19, तो 19 × 5 = 95, 950 स्लीपर्स आपको लगेंगी। ये सॉल्व करके दे दिया है, बाकी मैंने आपको समझा दिया। स्लीपर डेंसिटी से कैसे नंबर ऑफ स्लीपर निकालना है आपको पता हो, इनका टर्म्स का मतलब पता चल गया। एम क्या लेंथ है एक रेल की, और ब्रॉड गेज है तो 13, मीटर गेज है तो 12, पुट कर दिया। क्लियर है, नेक्स्ट। अभी देखो स्पेसिंग ऑफ स्लीपर्स एंड स्लीपर डेंसिटी, स्पेसिंग का सवाल आता है।
तो द स्पेस बिटवीन टू एडजेसेंट स्लीपर्स डिसाइड्स द इफेक्टिव स्पान ऑफ द रेल ओवर द स्लीपर्स। ठीक है, तो स्पेसिंग ऑफ अ स्लीपर्स एंड स्लीपर डेंसिटी की बात कर रहा है। स्पेसिंग ऑफ स्लीपर, तो स्पेस द स्पेस बिटवीन टू एडजेसेंट स्लीपर, दो एडजेसेंट स्लीपर, ये स्लीपर है और ये स्लीपर है, इन दोनों के बीच की जो एडजेसेंट स्लीपर्स के बीच में स्पेसिंग है, द इफेक्टिव स्पान ऑफ द रेल ओवर द स्लीपर्स। डिपेंडेंसी ऑफ स्लीपर डेंसिटी इज शोन। क्या किस किस चीज पर स्लीपर की डेंसिटी डिपेंड करती है? एक्सल लोड एंड स्पीड पर, टाइप एंड सेक्शन ऑफ द रेल, टाइप ऑफ बैलास्ट कुशनिंग, टाइप ऑफ स्लीपर कौन सी है, नेचर ऑफ फाउंडेशन, इस पर डिपेंड करता है। द नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल वेरीज इन इंडिया फ्रॉम M+4 टू M+7। जो नंबर ऑफ स्लीपर आपको वेरी करेगा इंडिया में, M+4 से M+7 के बीच में वेरी करता है, इस पर भी टिक लगवाया है। फॉर द मेन ट्रैक के लिए हेयर M इज लेंथ ऑफ द रेल इन मीटर्स। लेंथ ऑफ द रेल बीजी का 12.8 मीटर होता है, अप्रोक्सीमेटली 13 मीटर हम ले लेते हैं, ये पहले भी बता दिया। क्लियर? अभी देखो सवाल कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सप्रेशन फॉर स्लीपर डेंसिटी फॉर ब्रॉड गेज ट्रैक इज 18 स्लीपर्स आर यूज्ड आर रेल लेंथ। तो आपको 18 बनाना है, ब्रॉड गेज होता है 13, तो m की वैल्यू होती है मतलब 13, 18 बनाना है तो आप बोलोगे m+x बराबर कितना 18, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 13 रख दो इसको, तो x की वैल्यू 18 - 13 कितना आ जाएगा 5, तो आप बोलोगे सर m+5 ये हो जाएगी आपकी स्लीपर डेंसिटी। क्लियर है? क्लियर? तो ये आप समझ में आता है, ये कॉन्सेप्ट भर भर के सवाल पूछेगा, बता दिए। नेक्स्ट टर्म आता है बेलास्ट। बेलास्ट यानी जो पत्थर भरे हुए होते हैं ना, गिट्टी, उसको बेलास्ट बोलते हैं। स्लीपर के बीच में देखा होगा आपने। तो ग्रेनुलर मटेरियल इज प्लेस्ड एंड पैक्ड बिलो एंड अराउंड द स्लीपर्स। दिस ग्रेनुलर मटेरियल ट्रांसमिट्स व्हील लोड फ्रॉम स्लीपर्स टू द फॉर्मेशन, स्लीपर टू द फॉर्मेशन। ओके, बेलास्ट ऑल्सो हेल्प्स इन ड्रेनेज इन ट्रैक। ये सवाल अभी अभी पूछा गया कि आपको ड्रेनेज कौन देता है रेलवे में, आप बोलोगे बेलास्ट। ओके, नाउ ट्रांसफर लोड टू सबग्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूट इन लार्ज एरिया। ये काम तो बेलास्ट का है। सबग्रेड में मतलब उसके नीचे तक लोड को ट्रांसफर करना और डिस्ट्रीब्यूट कर देना। टू होल्ड द स्लीपर्स इन पोजीशन, स्लीपर को पोजीशन में रखेगा। इम्पार्ट इलास्टिसिटी टू द ट्रैक, यस सर। प्रोवाइड इजी मीन्स ऑफ मेंटेनेंस टू करेक्ट लेवल ऑफ टू लाइन ट्रैक। इजी मीन्स मतलब सही रास्ता दे देता है, आसान बना देता है मेंटेनेंस के लिए लाइन ट्रैक के। प्रोवाइड अ गुड ड्रेनेज फाउंडेशन, ये सवाल पूछा गया, याद रखना। ड्रेनेज फाउंडेशन दे देता है क्या, बेलास्ट। अभी देखो बोला मिनिमम डेप्थ ऑफ बेलास्ट सेक्शन, सवाल मिल जाएगा, पूछेगा डी की वैल्यू बताओ, कई बार आपने किया होगा। तो मिनिमम डेप्थ ऑफ बेलास्ट सेक्शन पूछे तो आप बोलोगे सर स्लीपर की स्पेसिंग हम लिखेंगे कैसे, विड्थ ऑफ स्लीपर प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेप्थ ऑफ बेलास्ट। ये स्लीपर की स्पेसिंग होती है। स्लीपर की स्पेसिंग बोलो तो एस क्या हो जाएगी सर, विड्थ ऑफ स्लीपर प्लस ये तो लिखा है 2 टाइम्स ऑफ डेप्थ ऑफ बेलास्ट। आपको डेप्थ ऑफ बेलास्ट चाहिए तो कैसे निकालोगे सर, s - w/2। तो ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ बेलास्ट क्वेश्चन, बेलास्ट का जो कितनी डेप्थ तक आपको कम से कम बेलास्ट भरना है स्लीपर की दर, तो आप बोलोगे सर s मतलब स्लीपर एस क्या हो जाएगा सर, स्लीपर की विड्थ माइनस w, सॉरी एस क्या हो जाएगा, दो स्लीपर के बीच की डिस्टेंस, w क्या विड्थ उस स्लीपर की। ओके, और बाय 2 कर दोगे तो ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ बेलास्ट या फिर मिनिमम डेप्थ ऑफ बेलास्ट क्वेश्चन आ जाएगा। एस स्लीपर की स्पेसिंग है, w विड्थ ऑफ स्लीपर है। अभी सवाल सुनो, लिखेगा टाइप्स ऑफ गेज लिख देगा, टाइप्स ऑफ गेज लिख दिए। डेप्थ ऑफ बेलास्ट क्वेश्चन, उसके लिए स्टैंडर्ड क्या बनाया गया है बता दो। आपसे लिखेगा ट्रंक लाइन और ब्रॉड गेज लिख दे या ट्रंक लाइन लिख दे, आप बोलोगे 25 सेंटीमीटर की डेप्थ तक क्या भरोगे, गिट्टी भर दोगे, मतलब डेप्थ ऑफ बेलास्ट। मीटर गेज के केस में आप बोलोगे 15 से 20 सेंटीमीटर की डेप्थ तक क्या भर दोगे, आप गिट्टियां भर दोगे, मतलब बेलास्ट भर दोगे। नैरो गेज के केस में 15 सेंटीमीटर की डेप्थ तक आप बेलास्ट को भरते हो। तो ये आपको मिनिमम डेप्थ बता दी डिफरेंट गेज के लिए। क्लियर है, डायरेक्ट पूछ लेगा। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स, क्या CSI क्या होता है इसका फुल फॉर्म, कंपोजिट स्लीपर
इंडेक्स, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स क्या, देखो मिनिमम CSI प्रिस्क्राइब्ड ऑन इंडियन रेलवेज, बोलेगा कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स मिनिमम वैल्यू बताओ। ट्रैक स्लीपर के लिए 783 होता है, सवाल पूछे गए हैं। क्रॉसिंग स्लीपर के लिए 1352 होता है। सर ब्रिज स्लीपर के लिए 1455 होगा, तो 783, 1352, 1455 फॉर ब्रिज स्लीपर, 1382 फॉर क्रॉसिंग स्लीपर, और ट्रैक स्लीपर के लिए 783 होगा मिनिमम वैल्यू ऑफ CSI। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड साइज ऑफ बेलास्ट फॉर स्लीपर्स पूछे, अगर बोलेगा स्टैंडर्ड साइज बता दो बेलास्ट की स्लीपर्स के लिए। अगर वुडन एंड CI पॉट स्लीपर, मतलब कास्ट आयरन पॉट स्लीपर है या वुडन स्लीपर है, तो 50 mm साइज होगी बेलास्ट की। ओके, CST9 एंड थ्रो स्लीपर हुई, CST9 एंड थ्रो स्लीपर अगर हुई तो 40 mm साइज होगा बेलास्ट का। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग में 25 mm, ये सवाल तो लगातार पूछा गया, ब्रिज में भी पूछा गया था, तो 50 mm का बेलास्ट यूज हुआ है, ठीक है, ब्रिज स्लीपर में। तो बोलेगा सर पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग में 25 mm का आपको वो यूज होता है, क्या, साइज ऑफ बेलास्ट। ओके, चलो नेक्स्ट टर्म आया सर परमानेंट वे। सवाल आता, एक एक टर्म बता रहा हूं, एक एक टर्म, मैराथन नाम जरूर है, कुछ भी नहीं छोड़ रहा मैं, आदत भी नहीं है मेरी छोड़ने की, आपसे सवाल बनेगा, आप एक बार पढ़ोगे आपको सवाल जरूर बनेगा, ठीक है। अभी देखो परमानेंट वे क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेल्स फिटेड ऑन स्लीपर्स एंड रेस्टिंग ऑन बेलास्ट एंड सबग्रेड इज कॉल्ड रेलवे ट्रैक और परमानेंट वे। पूरे रेलवे ट्रैक को आप मोटा मोटा परमानेंट वे बोल दोगे, ठीक है सर। तो द कॉम्बिनेशन है रेल का, स्लीपर का या बेलास्ट का, आप बोलोगे सबग्रेड पर जो बेलास्ट रखा है, फिर स्लीपर, फिर रेल, उस पूरे को बोल दिया परमानेंट वे। ये आपको बना के दिखा दिया। ये दो रेल के इनर साइड के बीच का डिस्टेंस गेज था, पहले बताया था। ये रेल्स हैं, आपने देख ली सर, ठीक है। बेलास्ट का ये शोल्डर, जैसे रोड पे, रोड आपकी रोड थी, ये आपकी रोड थी, यहां पर ये क्या होता है, ये अर्दन मटेरियल, जो लो क्वालिटी का मटेरियल की एक पट्टी बनी हुई थी, उसे शोल्डर बोलते। तो यहां पर शोल्डर है ये बेलास्ट का। ये बेलास्ट का क्वेश्चन है, आपको देखने को मिल रहा है। ये सबग्रेड ऑफ मुर्रम, बेलास्ट का बेस और फॉर्मेशन है। ओके, स्लोप पूछेगा, जो बेलास्ट क्वेश्चन है उसका स्लोप 1.5:1 होता है, क्या 1.5:1 होगा। ट्रॉली रियूज, 2.5 मीटर ये विड्थ हो गई। 2:1 किसका स्लोप, इस स्लोप ध्यान रखना, बेलास्ट क्वेश्चन का स्लोप 1.5:1, सब बेलास्ट और मुर्रम का स्लोप 2:1 होगा। क्लियर है, ये टोटल फॉर्मेशन विड्थ है, फॉर्मेशन विड्थ यहां से यहां तक फॉर्मेशन विड्थ होगी। क्लियर है, ओके। सवाल बनेगा क्या, ये डिस्टेंस पूछ लेगा, फॉर्मेशन विड्थ एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, फॉर्मेशन विड्थ कितनी होगी। पर्टिकुलर्स मतलब एम्बैंकमेंट आपकी विड्थ ऑफ बैंक, सिंगल लाइन और डबल लाइन है अगर, तो आपको रिकमेंडेड डायमेंशन इन मीटर लिख के दे रहा है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज और स्लोप। अगर ब्रॉड गेज यूज हो रहा है तो आप बोलोगे सर सिंगल लाइन में 6.10 मीटर, डबल बैंक में कितना 10.67, सिंगल लाइन में 4.88 फॉर मीटर गेज, डबल कर दिया सर, डबल बैंक में 8.53, नैरो गेज में 3.70, 7.32 और स्लोप इसका 2:1 रहेगा। आप एम्बैंकमेंट की बात करो या लिखा हो सब बेलास्ट ऑफ मुर्रम या एम्बैंकमेंट। क्लियर है, ये हुई किसकी बात, फॉर्मेशन विड्थ एज पर इंडियन स्टैंडर्ड बता रहा हूं। कटिंग में देखो, अब विड्थ ऑफ कटिंग एक्सक्लूडिंग साइड ड्रेन्स, तो भाई विड्थ ऑफ कटिंग, कटिंग की ये जो विड्थ है एक्सक्लूडिंग साइड ड्रेन, साइड ड्रेन्स को एक्सक्लूड कर दिया। सिंगल लाइन 5.49, डबल लाइन 10.06, ब्रॉड गेज सर, मीटर गेज 4.27, 7.93, 3.35, 7.01, 1.5:1 इसका स्लोप होगा। स्लोप याद रखना, स्लोप याद रखना, बोलेगा एम्बैंकमेंट का स्लोप 2:1 और कटिंग एज का स्लोप 1.5:1, या फिर ये नाम भी लिख सकता है ब्लास्ट क्वेश्चन या सब बेलास्ट मुर्रम। क्लियर है, स्लोप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कोनिंग ऑफ व्हील, कोनिंग ऑफ व्हील आपको बता दिया था सर, कोनिंग ऑफ व्हील मैंने पीछे आपको डिस्कस कर दिया। द कोनिंग ऑफ द व्हील इज डन एट अ स्लोप ऑफ 1/20, ये आपको बता दिया फिर से। नेक्स्ट देखो, ज्योमेट्रिक डिजाइन, अब ये सेकंड चैप्टर पे आ गए आप। सेकंड चैप्टर देखो, यहां पर लिख देता हूं चैप्टर नंबर 2, एक चैप्टर इंट्रोडक्शन कंप्लीट,
चैप्टर नंबर 2 पर आ गए क्या, ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ अ ट्रैक। ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ अ ट्रैक एक चैप्टर कंप्लीट। इंट्रोडक्शन में जो भी पूछा जाता है सारे टर्म्स मैंने आपको बता दिए। देखो ध्यान से, द एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ द ट्रैक आर, कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व हैं ज्योमेट्रिक डिजाइन में। अब ये सारे एलिमेंट पढ़ लो और आपका काम कंप्लीट, इस चैप्टर का कंप्लीट। क्या क्या पढ़ना है आपको, सर ग्रेडियंट्स एंड ग्रेड कंपनसेशन की मुझे डेटा पता होना चाहिए, स्पीड ऑफ ट्रेन के बारे में पता होना चाहिए, सर रेडियस और डिग्री ऑफ कर्व्स के बारे में जानना है, सुपर एलिवेशन जिसको कांट भी बोलते हैं वो भी जानना है, और एक और टर्म क्या हो गया सर, एक और टर्म आ गया सर वाइडनिंग ऑफ गेज ऑन कर्व्स, वाइडनिंग ऑफ गेज ऑन कर्व्स और कर्व्स के बारे में जान लेना है। ये पूरी कहानी है, इतना जानो और आपका ज्योमेट्रिक डिजाइन रेलवे का कंप्लीट। पहला देखो टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट की बात लिखी थी, पहला ग्रेडियंट उठाया। टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट यूज्ड इन रेलवे ट्रैक, कौन कौन से ग्रेडियंट होते हैं। आप बोलोगे सर रूलिंग ग्रेडियंट, मोमेंटम ग्रेडियंट, पुशर और हेल्पर ग्रेडियंट, फिर आया ग्रेडियंट एट स्टेशन यार्ड। तो रूलिंग, मोमेंटम, पुशर, पुशर ग्रेडियंट का दूसरा नाम सवाल में पूछा गया, आप बोलोगे हेल्पर ग्रेडियंट होता है। ग्रेडियंट एट स्टेशन यार्ड, 4 प्रकार के ग्रेडियंट है। पढ़ो ध्यान से, एक एक स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट सवालों में पूछे गए, दोनों मैंने लिख के दिए हैं, इसको तो मैं टेबल में ही बता दूंगा। पहला पढ़ो, इन इंडियन रेलवेज फॉर ऑल द गेजेस द मैक्सिमम ग्रेडियंट परमिटेड इन स्टेशन यार्ड, कहां पर, स्टेशन यार्ड पर मैक्सिमम ग्रेडियंट की बात कर रहा है इंडियन रेलवेज में, इज 1/400। याद रखना, इसमें जो मैक्सिमम ग्रेडियंट है वो 1/400 होता है। किसमें, इंडियन रेलवे में स्टेशन यार्ड का ग्रेडियंट। while minimum gradient is of 1 in 1000 is recommended from the drainage point of view। तो आप बोलोगे मैक्सिमम ग्रेडियंट स्टेशन यार्ड का 1 in 400 और मिनिमम ग्रेडियंट कितना, 1 in 1000। ठीक है, ये किस लिए 1 in 1000, फॉर ड्रेनेज। तो आप बोलोगे सर स्टेशन यार्ड में मिनिमम हम 1 in 1000 का ग्रेड तो देंगे ताकि पानी बह जाए, और मैक्सिमम ग्रेडियंट 1 in 400 का दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं देना। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, इन इंडिया कंपनसेशन फॉर कर्वेचर इज गिवन एट, ये छोड़ो, इसको छोड़ो, ठीक है। अच्छा पढ़ ही देता हूं, फिर मैं टेबल में बता दूंगा आपको। ग्रेड कंपनसेशन की बात कर रहा है, किसकी, ग्रेड कंपनसेशन। 0.04% पर डिग्री ऑफ कर्व फॉर ब्रॉड गेज, 0.03% पर डिग्री ऑफ कर्व फॉर मीटर गेज और 0.02% पर डिग्री ऑफ कर्व फॉर नैरो गेज। ये होता है आपको रेडियस के टर्म में भी मैं आपको बता दिया। ये देखो टेबल में पढ़ लो, ग्रेड कंपनसेशन लिख के दिया। ग्रेड कंपनसेशन आप बोलोगे सर ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेज की तो परसेंटेज में क्या, 0.04। याद रखना यहां पर 0.0004 लिख देगा, 0.4 लिख देगा परसेंट बना के, और आप वहीं पर डब्बा गोल। तो याद रखना चीजें, ये सवाल आया हुआ है, 0.04% पर डिग्री ऑफ कर्व, ये ग्रेड कंपनसेशन है। रेडियस के टर्म में 70/r, 70/r, 70/r ग्रेड कंपनसेशन। दूसरा है मीटर गेज में 0.03% ऑफ पर डिग्री ऑफ कर्व, 52.5/r। और अगर नैरो गेज की बात करें तो 0.02% ऑफ पर डिग्री ऑफ कर्व, 35/r ये हो जाएगा। क्लियर है, 35/r इस ये हो जाएगा। ये तीसरा नैरो गेज के लिए ग्रेड कंपनसेशन, ये वैल्यू पूछी गई, याद रहेगी। ओके ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट, अभी देखो यहां हेडिंग डालो, क्या आपने ग्रेडियंट पढ़ लिया। अब बात आती है स्पीड की, किसकी, स्पीड की। स्पीड के बहुत सवाल पूछे जाते हैं, स्पीड के बहुत सवाल पूछे जाते हैं, यहीं क्लियर करो सब, यहीं क्लियर करो स्पीड के सारे सवाल। आप बोलोगे रेलवे में स्पीड की बात, तो इंडियन रेलवे मार्टिन्स फॉर्मूला इज यूज्ड टू वर्क द सेफ स्पीड एम्पेरिकली। तो सबसे पहला सवाल तो ये, इंडियन रेलवे में कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। आप बोलोगे सर मार्टिन्स फॉर्मूला यूज हो रहा है। कौन सा सर, आप बोलोगे मार्टिन्स फॉर्मूला यूज हो रहा है। ओके, मार्टिन्स फॉर्मूला क्या कहता है, अगर ट्रांजिशन कर्व है, पहली बात याद रखना ट्रांजिशन कर्व है, मार्टिन फॉर्मूला, अगर ट्रांजिशन कर्व है तो आप बोलोगे ऑन द ट्रांजिशन कर्व फॉर ब्रॉड गेज और मीटर गेज,
v बराबर 4.35 अंडर रूट आर माइनस 67, ये होगी स्पीड की वैल्यू, और रेडियस आप मीटर में पुट करोगे, किलोमीटर पर आवर में आंसर मिल जाएगा आपको। ओके, और अगर नॉन ट्रांजिशन कर्व हुआ इज एब्सेंट फॉर ब्रॉड गेज एंड मीटर गेज। सबसे पहली बात तो ब्रॉड गेज और मीटर गेज के लिए नॉन ट्रांजिशन कर्व होगा नहीं, ट्रांजिशन कर्व ब्रॉड गेज और मीटर गेज के लिए ट्रांजिशन कर्व होगा, इसलिए उसके लिए वेलोसिटी क्या हो जाएगी सर, v बराबर 4.35 अंडर रूट आर माइनस 67। नॉन ट्रांजिशन कर्व हुआ तो ये कंफ्यूज मत होना, क्या लिखा है 4/5 टाइम्स ऑफ, ये इनटू में है 4/5 टाइम्स ऑफ स्पीड स्पेसिफाइड अबव। जो भी आपके ऊपर स्पीड लिखी है उसका 80%, 80% ऑफ ट्रांजिशन कर्व वाली स्पीड, 80% ऑफ ट्रांजिशन कर्व स्पीड का 80% ले लोगे तो नॉन ट्रांजिशन कर्व में आपको स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सी, फॉर हाई स्पीड ट्रेन के लिए अगर आपको लिख के दिया हाई स्पीड ट्रेन तो 4.58 अंडर रूट आर ये वैल्यू हो जाएगी। वी स्पीड किलोमीटर पर आवर में, आर की वैल्यू मीटर में पूछी जाती है। तीन चीज आपको बता दी स्पीड के बारे में, टेबल में भी लिख के दे दिया। अच्छा रुको, ये देखो टेबल में भी लिख के दिया है, ये आपको टेबल बता देता हूं। सबसे पहले अभी एक चीज और सुन लो कि द एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन बाय मार्टिन्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द सेफ स्पीड ऑन कर्व्स आजकल यूज नहीं हो रहा, नो लॉन्गर यूज इन फॉलोड बाय इंडियन रेलवे, फॉलो नहीं करता। क्या फॉलो करता है, द मैक्सिमम स्पीड फॉर द ट्रांजिशन कर्व इज नाउ डिटरमाइंड इन द इंडियन रेलवे एज पर द रिवाइज्ड फॉर्मूला। और रिवाइज्ड फॉर्मूला क्या है सर, वी इज ब्रॉड गेज के लिए फॉर्मूला है CA प्लस CD इंटू आर अपॉन 13.76, CA प्लस CD इंटू कैपिटल आर अपॉन 13.76 से स्पीड दी जाएगी। और V की वैल्यू कितनी है सर, मैक्सिमम स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, CA इज एक्चुअल कांट सुपर एलिवेशन mm में, CD क्या है कांट डेफिशिएंसी, CA क्या है एक्चुअल कांट, CD इज कांट डेफिशिएंसी परमिटेड इन mm, आर रेडियस इन मीटर से CA CD हम देख लेंगे आगे। ये देख लो आप CA प्लस CD इंटू आर अपॉन 13.76, ऐसे आप वेलोसिटी दोगे, वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। ये क्या है सर, ये इंप्रूव कर दी गई इंडियन रेलवे के द्वारा। अब ये टेबल पढ़ो, देखो ध्यान से, जो बोला है वो टेबल में लिख के दिया। सेफ स्पीड पूछे, कर्व बाय मार्टिन फॉर्मूला लिखा होगा, देखो मार्टिन फॉर्मूला की सेफ स्पीड ट्रांजिशन कर्व के लिए, ब्रॉड गेज मीटर गेज के लिए 4.35 अंडर रूट आर माइनस 67 अभी पढ़ा। सर नैरो गेज के लिए बोल दिया जाए तो 3.65 आर माइनस 6 हो जाएगा। क्लियर, तो आपको मार्टिन फॉर्मूला ट्रांजिशन कर्व में दो फॉर्मूला मिले, मीटर गेज और ब्रॉड गेज के लिए 4.35 अंडर रूट आर माइनस 67 और 3.85 अंडर रूट आर माइनस 6 नैरो गेज के लिए। याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होगा। अब सर वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में आपको मिलेगी, आर मीटर में पुट करोगे। और जैसे ही नॉन ट्रांजिशन आता है, नॉन ट्रांजिशन कर्व फॉर ब्रॉड गेज एंड मीटर गेज, सबसे पहले तो होगा नहीं है, और होगा भी तो 80% स्पीड ले लोगे आप ऊपर वाले की, जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया, कैलकुलेट स्पीड इन ट्रांजिशन कर्व 80% या 4/5 आपने पीछे देखा, जो कि 3.48 आर अंडर रूट आर माइनस 67 के बराबर होती है। क्या इसका 80% निकालो, कितना हो जाएगा, 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3.48। अब ये भी पूछने लगा है, पहले तो बोलता था नॉन ट्रांजिशन कर्व में कितनी स्पीड होगी, आप बोलोगे 80% ऑफ ट्रांजिशन कर्व की स्पीड। अब मल्टीप्लाई करके दे दिया, 4.35 अंडर रूट आर माइनस 67 ट्रांजिशन कर्व की थी, अब बोल देगा 3.48 अंडर रूट आर माइनस 67, तो आप घूम जाओगे, आप लगा दोगे अब आंसर नॉन ट्रांजिशन कर्व के लिए। ओके, नाउ फॉर नैरो गेज अगर आप नॉन ट्रांजिशन कर्व है, नैरो गेज के लिए 2.92 अंडर रूट आर माइनस 6, यहां 0.8 से मल्टीप्लाई करो तो 2.92 अंडर रूट आर माइनस 6 हो जाएगा। क्लियर है। नाउ फॉर हाई स्पीड ट्रेन V बराबर 4.58 अंडर रूट आर किलोमीटर पर आवर में आपको ब्रॉड गेज के लिए वेलोसिटी मिलती है। हाई स्पीड सिर्फ ब्रॉड गेज के लिए दी जाती है, तो ये मैंने आपको बता दिया सेफ स्पीड। क्लियर। नेक्स्ट, स्पीड का और भी क्राइटेरिया है, क्या, सेफ स्पीड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन के बेसिस पर अगर आपसे सेफ स्पीड निकलवाए, सुपर एलिवेशन स्पीड पढ़ रहे हैं हम, तो अभी हमने सेफ स्पीड देख ली गेज में ट्रांजिशन कर्व के अकॉर्डिंग, अब हम बता रहे हैं सुपर एलिवेशन के अकॉर्डिंग। देखो फॉर ट्रांजिशन कर्व, अगर आपका ट्रांजिशन कर्व है फॉर ब्रॉड गेज, V की वैल्यू 0.27 अंडर रूट CA प्लस CD इंटू आर। CA क्या है एक्चुअल कांट, CD क्या है कांट डेफिशिएंसी mm में,
आर रेडियस ऑफ द कर्व mm में, तो 0.27 अंडर रूट CA प्लस CD इंटू आर, ये हो जाएगी ट्रांजिशन कर्व के लिए ब्रॉड गेज। मीटर गेज के लिए वैल्यू हो जाएगी V बराबर 0.347 अंडर रूट CA प्लस CD इंटू आर, 0.347 मीटर गेज के लिए। सर नैरो गेज के लिए वैल्यू हो जाएगी 3.65 अंडर रूट R माइनस 6, जो पीछे थी 3.65 अंडर रूट R माइनस 6। क्लियर है? ओके, R की वैल्यू mm में पुट होगी। ओके, अब देखो यहां पर R की वैल्यू मीटर में पुट होगी इसमें, बाकी ये आपने देख लिया, इसमें R की वैल्यू क्या mm में पुट होगी। नेक्स्ट, अब देखो स्पीड बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, तीसरा क्राइटेरिया स्पीड का, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व के अकॉर्डिंग, लेंथ अगर पता है तो स्पीड अप टू 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कैसे निकालोगे? Vmax बराबर मिनिमम ऑफ 134 L अपॉन CA और 134 L अपॉन CD। L क्या है? लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, CA इज एक्चुअल कांट, CD इज कांट एफिशिएंसी। इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू आप निकाल लोगे, स्पीड आ जाएगी। फॉर हाई स्पीड ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है, तो Vmax बराबर मिनिमम ऑफ 198 L अपॉन CA और 198 L अपॉन CD। CA CD बस बदल दो, तो याद रखो 134 और 198, हाई स्पीड के लिए ज्यादा तो 198, 134 किस लिए? कम के लिए। ठीक है, ये लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व अगर पता है, CA मतलब एक्चुअल कांट, CD मतलब कांट एफिशिएंसी पता है, तो आप निकाल लोगे। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट टर्म आया, आपने क्या पढ़ लिया? ग्रेडियंट पढ़ लिया, आपने क्या पढ़ लिया? स्पीड पढ़ ली। अब डिग्री ऑफ कर्व या रेडियस ऑफ कर्व में जो भी रिलेशन है, देखो ध्यान से, बोलेगा D बराबर 1720 अपॉन R, 30 मीटर चेन अगर आपने यूज की है, 30 मीटर चेन यूज की है तो 1720 अपॉन R, और अगर आपने 20 मीटर चेन यूज की है तो रेडियस नापने के लिए, तो डिग्री हो जाएगी आपकी 1150 अपॉन R। 30 मीटर चेन से आपने रेडियस नापी तो 1720 अपॉन R, डिग्री बराबर 1150 अपॉन R 20 मीटर चेन के लिए। नेक्स्ट, अगर ट्रैक की बात करें, मैक्सिमम डिग्री कर्व और मिनिमम रेडियस, तो ब्रॉड गेज के लिए मैक्सिमम डिग्री होती है 10 डिग्री, याद रखना ये पूछा है, और मैक्सिमम मिनिमम रेडियस 175 मीटर होगी। मीटर गेज के लिए सर 16 डिग्री और मिनिमम रेडियस 169 मीटर 169। नैरो गेज के लिए 40 डिग्री और मिनिमम रेडियस 44 मीटर होगी। तो 10 16 40, 10 16 40 ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, ये हो गई क्या? मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्व। मिनिमम रेडियस कितना? 175, 169 और 44 मीटर। क्लियर है? और वर्साइन ऑफ कर्व एक नोट करके लिखा, L स्क्वायर अपॉन 18R। वर्साइन ऑफ कर्व कितना होगा? L स्क्वायर अपॉन 18R। ठीक है, L स्क्वायर अपॉन 18R वर्साइन ऑफ कर्व होता है। नेक्स्ट आया सुपर एलिवेशन। फोर्थ टर्म लिख लेना, क्या आपने पढ़ लिया? ग्रेडियंट पढ़ लिया, ठीक है सर, स्पीड पढ़ ली, ओके, डिग्री के बारे में जान लिया और रेडियस के बारे में भी जान लिया, जो भी टर्म्स पूछे गए सब जान लिया। सुपर एलिवेशन आया। सुपर एलिवेशन का दूसरा नाम क्या है सर? कांट। E बराबर GV स्क्वायर अपॉन 127R, एक्चुअल वेलोसिटी है V, GV स्क्वायर अपॉन 127R। इक्विलिब्रियम कांट अगर पूछ दे तो G एवरेज वेलोसिटी लिखोगे, यहां एवरेज का स्क्वायर अपॉन 127R। इक्विलिब्रियम कांट पूछा गया तो G गेज डिस्टेंस है, कैपिटल G क्या है? गेज डिस्टेंस है mm में, V किलोमीटर पर आवर में, R पुट करोगे रेडियस ऑफ कर्व मीटर में, और V एवरेज क्या है? एवरेज स्पीड, जब भी आपको इक्विलिब्रियम कांट निकालना हो। बाकी एक्चुअल स्पीड आएगी आपकी सिंपल सुपर एलिवेशन या कांट लिखा हो तो। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन में एवरेज स्पीड की बात आई तो देखो कैसे निकालोगे। इक्विलिब्रियम और एवरेज स्पीड V एवरेज, अगर स्पीड की वैल्यू 50 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है तो V एवरेज आएगी मिनिमम ऑफ 3/4 ऑफ Vmax। अगर स्पीड इक्विलिब्रियम कांट निकालना है तो आपको यहां V एवरेज पुट करनी होगी। आपके पास एक्चुअल वेलोसिटी पता है, एक्चुअल वेलोसिटी अगर 50 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हुई तो आप बोलोगे सर एवरेज वेलोसिटी मिनिमम ऑफ 3/4 टाइम्स ऑफ Vmax, और सेफ स्पीड बाय मार्टिन्स फॉर्मूला। जो भी मार्टिन्स फॉर्मूला पीछे यूज किया था 4.58 अंडर रूट R माइनस 67 ब्रॉड गेज के लिए, 3.85 अंडर रूट R माइनस 6 मीटर नैरो गेज के लिए, तो उसमें से जो सेफ स्पीड आएगी वो ली, और 3/4 जो एक्चुअल वेलोसिटी आपको दी है उसको निकाला। दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो V एवरेज हो जाएगी, अगर 50 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा V की वैल्यू है तो। ओके, नाउ
फॉर स्पीड लेस देन 50 किलोमीटर पर आवर। अगर Vmax की वैल्यू और सेफ स्पीड फ्रॉम मार्टिन फॉर्मूला मिनिमम ऑफ ले लोगे V एवरेज, अगर 50 किलोमीटर पर आवर से कम है अगर स्पीड की वैल्यू तो ओके। वेटेड एवरेज मेथड से भी निकाल सकते हो। V एवरेज बराबर N1V1 प्लस N2V2 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस अप टू समेशन ऑफ N इंटू V अपॉन समेशन N, ऐसे निकाल लो। वेयर N1 N2 आर द नंबर ऑफ ट्रेन्स रनिंग एट अ स्पीड ऑफ V1 एंड V2, V1 V2 Vn तक की स्पीड से नंबर ऑफ ट्रेन चल रही, तो ऐसे भी निकाल लोगे। तो यहां जो V एवरेज पुट किया जाएगा उसका भी क्राइटेरिया आपको बता दिया। 50 किलोमीटर से ज्यादा 3/4 कर दो, 50 किलोमीटर से कम तो Vmax बस ले लो। बाकी में तो सेफ स्पीड मार्टिन फॉर्मूला से जो निकाल के आए थे वो पुट करनी है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। अब देखो, द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू इन इंडिया फॉर डिफरेंट गेजेस आर, बोल रहा है सुपर एलिवेशन की। सुपर एलिवेशन क्या सर? सुपर एलिवेशन की मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू बता दो इंडिया में। अगर ब्रॉड गेज है तो ये वैल्यू 0.165 मीटर या 16.5 सेंटीमीटर होती है। मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ब्रॉड गेज में सुपर एलिवेशन की इतनी दोगे, मतलब आउटर रेल इनर रेल के रिस्पेक्ट में 16.5 सेंटीमीटर से ज्यादा ब्रॉड गेज में नहीं उठाओगे। मीटर गेज में 10 सेंटीमीटर और नैरो गेज में 7.6 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन ब्रॉड गेज के लिए कितना सर? 16.5 सेंटीमीटर। मीटर गेज के लिए कितना? 10 सेंटीमीटर। नैरो गेज के लिए कितना? 7.6 सेंटीमीटर। मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन की मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू, इसको और हमने प्रिसाइज कर दिया। स्पीड अगर 120 किलोमीटर पर आवर से कम थी तब ये वैल्यू सही है। क्या सर? स्पीड लेस देन 120 किलोमीटर पर आवर, तो ये वैल्यू बिल्कुल सही लिखी है। लेकिन स्पीड अगर 120 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हो गई तो ब्रॉड गेज में आप 18.5 सेंटीमीटर से ज्यादा क्या नहीं दोगे? सुपर एलिवेशन नहीं दोगे, 18.5 सेंटीमीटर से ज्यादा। बाकी 120 किलोमीटर पर आवर के से अगर ज्यादा स्पीड है तो आप मीटर गेज और नैरो गेज तो प्रोवाइड भी नहीं करोगे। ये वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, कांट डेफिशिएंसी, एक टर्म आता है कांट डेफिशिएंसी। क्या है इसका मतलब? सर, कांट डेफिशिएंसी बिकम्स एन इनएविटेबल कंसिडरेशन ऑन अ मेन लाइन एंड ब्रांच लाइन मूविंग इन सेम डायरेक्शन। ओके, तो कांट डेफिशिएंसी क्या हो जाएगा? x1 माइनस XA। तो ई थ्योरेटिकल क्या हो जाएगा? ई एक्चुअल प्लस कांट। तो मतलब डी क्या है? कांट डेफिशिएंसी है। ओके सर, तो आप बोलोगे XA क्या है? एक्चुअल कांट एज पर एवरेज स्पीड। X1 इज कांट रिक्वायर्ड फॉर अ हायर स्पीड ट्रेन। ये हायर स्पीड के लिए ट्रेन इतनी लगनी थी, एक्चुअल इतना है आपके पास। इन दोनों का डिफरेंस आपको डेफिशिएंसी बता देगा। क्या सर? एक्चुअल कांट मतलब सुपर एलिवेशन, एक्चुअल स्पीड के लिए कितना? x1 सॉरी जो आपकी एवरेज स्पीड के लिए x1 क्या था? कांट रिक्वायर्ड हाई स्पीड के लिए जो आपको कांट लग रहा था, सुपर एलिवेशन लग रहा था, वो x1 था। एवरेज स्पीड जो है उसके लिए जो कांट अवेलेबल है वो XA है। इन दोनों का डिफरेंस हमें डेफिशिएंसी मिल जाएगी। क्या? यस सर। तो आप बोलोगे ई थ्योरेटिकल क्या? ई थ्योरेटिकल कांट, ई एक्चुअल इज एक्चुअल कांट। इन दोनों का डिफरेंस, या आपको कांट डेफिशिएंसी पूछे तो आप थ्योरेटिकल एलिवेशन सुपर एलिवेशन माइनस एक्चुअल सुपर एलिवेशन कर दोगे तो आपको कांट डेफिशिएंसी मिल जाएगी। एक ये भी तरीका है। नेक्स्ट पूछेगा कि सर मैक्सिमम वैल्यू किसकी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कांट डेफिशिएंसी की बात कर रहा है। अब सुपर एलिवेशन की नहीं, कांट डेफिशिएंसी की, डी की मैक्सिमम वैल्यू प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंडियन रेलवे ने कितनी मैक्सिमम वैल्यू दी है? हेलो, तो मैक्सिमम आवाज आ रही है ना? मैक्सिमम वैल्यू दी है क्या? आप बोलोगे सर गेज, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, 3 गेज लिख दिए। कांट डेफिशिएंसी फॉर स्पीड अप टू 100 किलोमीटर। अगर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो 7.6 सेंटीमीटर, 5.1 सेंटीमीटर, 3.8 सेंटीमीटर, ये मैक्सिमम वैल्यू है। इससे ज्यादा कांट डेफिशिएंसी नहीं होगी। किसमें? ब्रॉड गेज में 7.6 सेंटीमीटर, 5.1 सेंटीमीटर फॉर मीटर गेज और 3.8 सेंटीमीटर फॉर नैरो गेज। और कांट डेफिशिएंसी ये डी की वैल्यू है, ना कि सुपर एलिवेशन की। सुपर एलिवेशन की पीछे बता दी। ये कांट डेफिशिएंसी ऑफ स्पीड हायर देन 100 किलोमीटर पर आवर है। तो आप सबसे पहले जब अगर स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा गई तो आप मीटर गेज नैरो गेज दोगे नहीं। और ब्रॉड गेज दिया तो कांट की मैक्सिमम वैल्यू डेफिशिएंसी कितनी हो जाएगी सर? हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? चले आगे। नेक्स्ट, अब देखो, अब टर्म आता है ट्रांजिशन कर्व। नेक्स्ट टर्म आया ट्रांजिशन कर्व। सुपर एलिवेशन और कांट पढ़ लिया। ट्रांजिशन कर्व क्या है?
सर, अ कर्व ऑफ अ पैराबोलिक इन नेचर विच इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन अ स्ट्रेट and a circular curve or between two branches of a compound curve is called transition curve. स्ट्रेट और सर्कुलर कर्व के बीच में एक कर्व रहता है जो कनेक्ट करता है। तुरंत स्ट्रेट के बाद अगर सर्कुलर आ गया तो आप क्या बोलोगे सर, रेडियस क्या हो गई, इंफिनिटी से सडनली डिक्रीज हो जाएगी और वहीं एक्सीडेंट दर की दिक्कत आ जाएगी। इसलिए आप ट्रांजिशन दोगे, धीरे धीरे क्या करोगे, सेंट्रिफुगल फोर्स को कम करोगे, धीरे धीरे रेडियस को क्या करोगे, डिक्रीज करोगे। तो इसके लिए धीरे धीरे सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करोगे। ये सारे काम हो गए ट्रांजिशन कर्व के, इसलिए आपने कर्व दे दिया। तो लिख के दिया इंडियन रेलवे में, अभी ध्यान से देखना, इंडियन रेलवे स्पेसिफाइज दैट लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व के सवाल आएंगे। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, क्या लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व शुड बी मैक्सिमम ऑफ द फॉलोइंग। जो भी बात बोलूंगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे, उसको लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व बोला जाएगा। ओके, तो पहला केस, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व 7.2 टाइम्स ऑफ ई मान लूंगा मैं। क्या सर, 7.2 टाइम्स ऑफ ई मतलब सुपर एलिवेशन और जो कांट है। ई क्या है, एक्चुअल सुपर एलिवेशन इन सेंटीमीटर। ओके, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व 0.073 इंटू डी इंटू वी मैक्स मान लूंगा। सर, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व 0.073 इंटू डी इंटू वी मैक्स मैंने मान लिया। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व लिख रहा हूं मैं, एल टी लिख दिया। ओके, एल टी लिख दिया। ओके सर, तो यहां पर बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ कांट डेफिशिएंसी, ये क्या है, डी, कांट डेफिशिएंसी के रेट ऑफ चेंज के बेसिस पर आपने लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकाल लिया। सर, तीसरा आप निकालोगे बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन के बेसिस पर ट्रांजिशन कर्व निकालो। 0.073 इंटू ई इंटू वी मैक्स लिख दो। सर, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन 0.073 ई हुआ सुपर एलिवेशन इंटू वी मैक्स लिख दिया। ओके सर, अब क्या सर, यहां पर एल लेंथ है ट्रांजिशन कर्व की, एल टी लिख दिया मैंने। ई एक्चुअल कांट और सुपर एलिवेशन सेंटीमीटर, डी कांट एफिशिएंसी और मैक्सिमम स्पीड फॉर मैक्सिमम स्पीड इन सेंटीमीटर, और वी इज मैक्सिमम स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना उसको हम बोल देंगे एल टी। क्लियर है, उसको हम बोल देंगे एल टी। नेक्स्ट, अभी देखो चले आगे, तो ये फिर से टेबल में लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व लिख के दे दिया। 0.073 सी ए इंटू वी मैक्स, 0.073 सी डी इंटू वी मैक्स, 7.20 इंटू सी ए। क्लियर है, सी एक्चुअल कांट बोल दो या ई बोल दो, बात बराबर है जो पीछे बताया। अभी देखो, लेंथ इज इक्वल टू 4.4 अंडर रूट आर भी हो सकती है लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का एक फॉर्मूला, ये भी। सर, एल बराबर 3.28 बी स्क्वायर अपॉन आर भी हो सकता है एक फॉर्मूला, ये भी। एल और आर मीटर में है, तो आपको तीन तरीके बता दिए। ये तरीका डेफिशिएंसी के रेट के बेसिस पर निकालो 7.2 टाइम्स ऑफ सी ए एक्चुअल कांट के बेसिस पर निकालो 0.073 ई इंटू वी मैक्स मतलब सुपर एलिवेशन के रेट के प्रोविजन के हिसाब से निकाल लिया, मैक्सिमम वैल्यू निकाल लिया। 4.4 अंडर रूट आर लेंथ हो जाएगी, 3.28 वी स्क्वायर अपॉन आर ये हो जाएगी आपकी लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। सारे फॉर्मूले बता दिए। क्लियर, चले आगे। नेक्स्ट, अब देखो एक नोट करके लिखो, ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस हॉलिंग कैपेसिटी से ज्यादा होता है और वो टोटल रेजिस्टेंस से ज्यादा होता है। तो जो ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस है ये पूछा गया था, ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस ग्रेटर देन हॉलिंग कैपेसिटी, खींचने की क्षमता, और फिर आप बोलोगे सर टोटल रेजिस्टेंस से भी ज्यादा होगा। अब देखो ट्रांजिशन कर्व की कुछ बातें, ये सवाल देखो, कर्व की बात आई, कर्व पर पहुंच गए हम, कर्व पर ज्योमेट्रिक डिजाइन में। इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पैराबोला सवाल है, क्यूबिक पैराबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी सर, y बराबर एक्स क्यूब अपॉन 6rl, y बराबर एक्स क्यूब अपॉन 6rl, l इज लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, r इज रेडियस ऑफ ट्रांजिशन कर्व, एक्स क्यूब अपॉन 6rl। डिफ्लेक्शन एंगल पूछेगा तो थीटा बराबर tan इनवर्स 1 अपॉन 3 tan फाई, थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन 3 tan फाई। स्पाइरल एंगल है फाई, ये जो फाई क्या है स्पाइरल एंगल, कैसे निकालोगे tan इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2rl। स्पाइरल एंगल पूछे कैसे निकालोगे सर, फाई बराबर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2rl। ओके सर, शिफ्ट ऑफ अ कर्व क्या होता है, एल स्क्वायर अपॉन 24r, एल स्क्वायर अपॉन 8r पढ़ा था वर्साइन ऑफ अ कर्व, शिफ्ट ऑफ अ कर्व क्या एल स्क्वायर अपॉन 24r। ओके, कर्व लीड बहुत सवाल पूछे गए,
2GN। कर्व लीड कैसे निकालोगे? 2GN इज कर्व लीड। जी क्या? गेज डिस्टेंस मीटर में। एन क्या? क्रॉसिंग नंबर, या कॉट अल्फा से भी निकाल सकते हो, अल्फा दिया होगा तो कॉट अल्फा से क्या निकाल सकते हो आप? क्रॉसिंग नंबर। क्लियर? तो ये ट्रांजिशन कर्व की कहानी। इक्वेशन ऑफ ट्रांजिशन कर्व बोलेगा तो x क्यूब y बराबर x क्यूब अपॉन 6RL बोल दोगे आप। सर इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पैराबोला, क्यूबिक पैराबोला की इक्वेशन कितना हो जाएगा सर? रेलवे में कौन सा ट्रांजिशन कर्व यूज होता है? यहां पर ये समझ में आ गया सर, क्यूबिक पैराबोला यूज होता है। तो y बराबर x क्यूब अपॉन 6RL। अगर आपसे बोले क्या सर डिफ्लेक्शन एंगल थीटा बराबर, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा? tan 1/3 tan फाई। फाई क्या है? स्विच एंगल। फाई क्या? सॉरी स्पाइरल एंगल। फाई क्या है? स्पाइरल एंगल। कितना हो जाएगा सर? tan इनवर्स x स्क्वायर अपॉन 2RL। फिर बोलेगा शिफ्ट कितना? L स्क्वायर अपॉन 24R। कर्व लीड कितना? 2GN कर्व लीड होता है सर। n क्रॉसिंग नंबर हो जाएगा। अब देखो ये आपका दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ गया पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग, चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 पर पहुंच गया, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग, चैप्टर नंबर 3। ओके, क्या है ये? देखो ध्यान से, चैप्टर नंबर 3 पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग क्या बोल रहा है सर? ये पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग मैंने सारी टर्मिनोलॉजी पीछे बताई थी आपको, बस अब रीडिंग कर लो। द पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग आर द वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ ट्रैक। ट्रैक जो है रेलवे ट्रैक का, एसेट का। ओके, नेसेसरी फॉर डाइवर्जन ऑफ ट्रैफिक। किस लिए यूज होता है ये सर? ट्रैफिक को अगर डाइवर्ट करना हो तो पॉइंट और क्रॉसिंग की जरूरत पड़ती है फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर ट्रैक। सच डाइवर्जन मे बी नेसेसिटेटेड for giving precedence to faster trains in the same direction, giving passage to train moving in opposite direction, or for connecting places not on the direct line of the track। मतलब सर अगर एक ट्रेन ऐसी जा रही है और इसके पीछे दूसरी ट्रेन आ रही है, ये है फास्ट 100 किलोमीटर पर आवर से, ये ट्रेन जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर से, तो इसको डाइवर्ट कर दिया जाता है ताकि ये निकल जाए। एक काम सर। दूसरी चीज कि यहां पर एक जगह है, यहां पर एक जगह है। ओके, यहां पर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर रेलवे ट्रैक डायरेक्ट लाइन नहीं है, इस मेन लाइन से कनेक्ट करना है, तो आपने क्या किया? यहां से डाइवर्ट कर दिया। इसको बोला गया क्रॉसिंग या पॉइंट और क्रॉसिंग। क्लियर बात? लेमन लैंग्वेज में समझा दिया, जो भी अंग्रेजी लिखी हुई थी। तो ठीक है, ठीक है, चले आगे। अब देखो क्या टर्म्स याद रखने हैं। टर्म्स आपको टर्नआउट मैंने बता दिया। द टर्म डिनोटेड पॉइंट एंड क्रॉसिंग विद द लीड इज कॉल्ड टर्नआउट। ओके सर, टंग रेल क्या होता है? इट इज द टेपर्ड मूवेबल रेल कनेक्टेड एट इट्स थिकेस्ट एंड ऑफ द रनिंग रेल। पीछे पड़ चुके हैं। स्टॉक रेल क्या है? इट इज द रनिंग रेल है ये, अगेंस्ट विच टंग रेल फंक्शन, जिसके अगेंस्ट टंग रेल फंक्शन करती है। स्विच क्या है? अ पेयर ऑफ टंग्स विथ स्टॉक रेल विथ नेसेसरी कनेक्शंस एंड फिटिंग्स, ये पीछे भी बात कर चुके। पॉइंट्स क्या है? पेयर ऑफ टंग रेल, पेयर ऑफ स्विच बोल दो या पेयर ऑफ टंग रेल विथ देयर स्टॉक रेल एंड एज टर्म्स आर टर्म्ड एज पॉइंट्स। क्रॉसिंग क्या है? अ क्रॉसिंग इज द डिवाइस इंट्रोड्यूस्ड एट द जंक्शन वेयर टू रेल्स क्रॉस टू परमिट द when flange of railway vehicle permit the wheel flange of railway vehicle to pass from one track to another। सही बात है, क्रॉस जहां हो रहा हो तो अंग्रेजी में लिखा है क्रॉस बस। heel of the switch कितना सर? it is an imaginary point on the gauge line midway between the end of the lead rail and the tongue rail in case of loose heel switches। in case of fixed heel switches it is point on the gauge। ये देखो एक बात अलग से लिखी है। फिक्स्ड हील स्विचेस के लिए इट इज द पॉइंट ऑन द गेज लाइन ऑफ टंग रेल अपोजिट टू द सेंटर ऑफ हील ब्लॉक। समझे बात? अगर लूज हील स्विचेस है तो सर हील ऑफ द स्विच किसे बोलोगे? आप उस इमेजिनरी पॉइंट को हील ऑफ द स्विच बोलोगे ऑन द गेज लाइन मिडवे बिटवीन द एंड ऑफ द लीड रेल एंड द टंग रेल। ठीक है सर, लीड रेल और टंग रेल के एंड में के बीच वाले पॉइंट को आप हील बोल दोगे ऑफ द स्विच। अगर लूज क्या है? लूज हील स्विच है। अगर फिक्स्ड हील स्विच है तो इट इज अ पॉइंट, बदल जाएगा फिक्स्ड हील स्विच के लिए, ऑन द गेज लाइन ऑफ टंग रेल अपोजिट टू द सेंटर ऑफ द हील ब्लॉक। हील ब्लॉक के सेंटर के अपोजिट जो पॉइंट होगा उसको बोलोगे लेड। क्या होगा? द ट्रैक पोर्शन बिटवीन हील्स ऑफ द स्विच
टू द बिगिनिंग ऑफ क्रॉसिंग असेंबली इज कॉल्ड लीड या लेड। तो बोलोगे आप ट्रैक पोर्शन किसके बीच में, हील के बीच में ऑफ द स्विच एंड द बिगिनिंग ऑफ द क्रॉसिंग असेंबली के बिगिनिंग से और हील के बीच के जो पॉइंट होगा उसको बोलोगे लेड। टर्न क्या है सर, टर्न इन कर्व द ट्रैक पोर्शन बिटवीन द हील ऑफ क्रॉसिंग टू द फॉलोइंग मार्क्स इज कॉल्ड द टर्न इन कर्व। अब ये आपको याद करना है, पढ़ना पड़ेगा तभी समझ आएगा। डायग्राम भी देख लोगे तो उतना क्लियर नहीं होगा, एक बार दो बार इसके गो थ्रू करोगे तो चीजें पता चल जाएंगी। डेफिनेशन लिखा आती है, टिक करवा लेता है। क्लियर है। नाउ टर्न आउट की बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ टर्नआउट, 1 in 12 टर्नआउट और 1 in 8.5 टर्नआउट, दो प्रकार के टर्नआउट हुए। टोटल नंबर ऑफ स्लीपर पूछ लेगा। अगर 1 in 12 टर्नआउट है तो टोटल नंबर ऑफ 70 स्लीपर होंगी, 70 स्लीपर होंगी। 1 in 8.5 टर्नआउट है तो 62 स्लीपर, 62 स्लीपर्स हो जाएंगी। क्लियर है। तो ये भी पूछ लेता है। टाइप ऑफ गेज लिख के दिया। यहां हील डाइवर्जेंस पीछे समझाया था आपको। हील डाइवर्जेंस होता है डी। ब्रॉड गेज के लिए हील डाइवर्जेंस 13.3 से 13.7 सेंटीमीटर, मीटर गेज के लिए 11.7 से 12.1 सेंटीमीटर, नैरो गेज के लिए 9.8 सेंटीमीटर होता है हील डाइवर्जेंस। पीछे मैंने आपको बता दिया। क्लियर है। चले आगे। नेक्स्ट, स्विच एंगल थीटा क्या होगा, हील डाइवर्जेंस अपॉन लेंथ ऑफ टंग रेल। स्विच एंगल कैसे निकालोगे थीटा, सर स्विच एंगल होता है हील डाइवर्जेंस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ टंग रेल। ये फॉर्मूला पता चल गया। नाउ टाइप्स ऑफ ट्रैक दिया, ब्रॉड गेज और मीटर गेज या फिर नैरो गेज। आपको बोल रहा है थ्रू ऑफ स्विच TOS, पीछे एक्सप्लेन किया है, एक एक टर्म बताया पीछे। 9.5 से 11.5 सेंटीमीटर, 8.9 से 10 सेंटीमीटर हो जाएगा मीटर गेज और नैरो गेज के लिए क्या, थ्रू ऑफ स्विच। क्लियर है। नेक्स्ट, अब देखो क्रॉसिंग लीड। क्या क्रॉसिंग लीड का फॉर्मूला, L इज इक्वल्स टू एक्स कॉस अल्फा प्लस G माइनस डी माइनस एक्स साइन अल्फा इंटू कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अगर ये टिक लगाने आ जाए तो लगा लेना, ठीक है, बाकी दिमाग नहीं मारना है। रेडियस क्या हो जाएगी, R0 माइनस कैपिटल G बाई 2। R0 क्या है, कैपिटल G माइनस डी माइनस एक्स साइन अल्फा अपॉन कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। होगा तो पढ़ना, नहीं तो छोड़ देना। ठीक है। अभी देखो मेथड्स टू डिटरमाइन क्रॉसिंग नंबर। क्रॉसिंग नंबर अगर डिटरमाइन करनी है तो कौन कौन सी मेथड, कोल्स और राइट एंगल ट्राइंगल मेथड। क्या, कोल्स और राइट एंगल ट्राइंगल मेथड, एन की वैल्यू कॉट अल्फा होगी। सेंटर लाइन मेथड बोलेगा अल्फा बराबर ट्वाइस ऑफ कॉट इनवर्स 2 इंटू कैपिटल एन। आइसोसेलेस ट्राइंगल मेथड में अल्फा बराबर ट्वाइस ऑफ कॉसेक इनवर्स 2 इंटू कैपिटल एन। कर्व लीड ये सवाल पूछा गया। कर्व लीड क्या होता है सर, G इंटू कैपिटल एन। जब ये SSC JEE मेंस होता था आपका रिटर्न में, तब ये सवाल बहुत ज्यादा बनता था, कर्व लीड निकलवाता था। तो G इंटू कैपिटल एन प्लस कैपिटल G √1 प्लस कैपिटल एन बराबर 2GN। कर्व लीड पीछे निकाल लिया हमने। सर क्रॉसिंग लीड, आपको कर्व लीड हो गया 2GN। क्रॉसिंग लीड कैसे होगा सर, L G माइनस डी कॉट अल्फा प्लस बीटा बाई 2। L बराबर G माइनस डी कॉट अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो कर्व लीड माइनस स्विच लीड हो जाएगा आपका क्रॉसिंग लीड। तो ये याद रखना, क्रॉसिंग लीड क्या होता है सर, कर्व लीड माइनस स्विच लीड इज क्रॉसिंग लीड। क्लियर है। ओके, ये सवाल बनाए आपने, अगर PYQs लगाएं तो मिलेगा आपको। नेक्स्ट, स्विच लीड क्या है, स्विच लीड टर्म आया वो देखो। दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द टेंजेंट पॉइंट टू द थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग मेजर्ड अलोंग द मेन ट्रैक। जो नोज ऑफ क्रॉसिंग रहेगी वहां से टेंजेंट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है मेन ट्रैक के अलोंग। क्या सर, नोज ऑफ क्रॉसिंग, शब्द याद रखना, नोज ऑफ क्रॉसिंग से टेंजेंट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है, स्विच लीड मेन ट्रैक के अलोंग मेजर किया। स्विच लीड आप निकालोगे √2RC इंटू डी से, √2RC इंटू डी से स्विच लीड निकलेगा। RC क्या है, 1.5 कैपिटल G प्लस 2GN स्क्वायर, 1.5 कैपिटल G प्लस 2GN स्क्वायर। और D क्या है सर, हील डाइवर्जेंस, जहां जहां D यूज हुआ हील डाइवर्जेंस लिख दिया। RC रेडियस ऑफ कर्व है। क्लियर है। ये कुछ चीजें नई हो सकती हैं आपके लिए, अगर चमक जाए तो ठीक है, नहीं तो इतना पढ़ना काफी है। ओके, नाउ
टाइप्स ऑफ सिग्नल। नेक्स्ट चैप्टर पर आओ। नेक्स्ट चैप्टर क्या सर? ट्रैफिक सिग्नल पर आ जाओ आप। ट्रैफिक सिग्नल किस पर आ गए आप? चौथे चैप्टर पर, ट्रैफिक सिग्नल। ओके, चैप्टर नंबर 4 रेलवे इंजीनियरिंग, चैप्टर नंबर 4 ट्रैफिक सिग्नल। आपको मैंने डिफरेंट टाइप के सिग्नल दे दिए और जो सिग्नल सबसे ज्यादा पूछा गया है लोकेशन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर, इसको मैं डिफाइन कर दूंगा। अभी देखो, आपको बोल रहा है टाइप्स ऑफ सिग्नल किस किस चीज पर बेस्ड है। आप बोलोगे ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक। ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक के ये याद रखना कैसे डिवीजन हुआ, पहले आपको ये बता दिया। पहला ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर, फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर, ये बहुत पूछा गया, लोकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, और फिर ये आया सर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर। बोला ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर ट्रैफिक का सिग्नल बताओ या रेलवे सिग्नल बता दो। सर ये होता है डेटोनेटिंग। डेटोनेटिंग सिग्नल फॉग और ऑडिबल के लिए, फॉग और ऑडिबल, ठीक है। हैंड सिग्नल और फिक्स्ड सिग्नल, ये ऑपरेशनल सिग्नल है। कौन सा? डेटोनेटिंग, आपसे बोलेगा हैंड सिग्नल और फिक्स्ड सिग्नल। ओके, फिर आया फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक। फंक्शन के बेसिस पर स्टॉप और सीमाफोन। क्या सर? स्टॉप और सीमाफोर, स्टॉप सिग्नल या फिर सीमाफोर सिग्नल, वार्नर सिग्नल, शंटिंग सिग्नल और क्लोजर लाइट सिग्नल, ये सारे सिग्नल फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक हैं। स्टॉप और सीमाफोर, वार्नर सिग्नल, शंटिंग सिग्नल और ये कलर्ड लाइट सिग्नल। क्लियर? नेक्स्ट आया लोकेशन और कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर, बहुत इंपॉर्टेंट, रिसेप्शन सिग्नल। रिसेप्शन सिग्नल दो प्रकार के, आउटर और होम। तो ये पूछेगा रिसेप्शन सिग्नल कितने प्रकार के? दो प्रकार के, आउटर सिग्नल और होम सिग्नल। सर फिर आता है डिपार्चर सिग्नल। रिसेप्शन रिसीव होता है, डिपार्चर मतलब ट्रेन निकल गई, उस टाइम पर भी दो प्रकार के सिग्नल, स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर सिग्नल। स्टार्टर सिग्नल और एडवांस स्टार्टर सिग्नल। फिर आता है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर। क्या? स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर आप बोलोगे सर रिपीटर और कोएक्टिंग, यस सर, राउटिंग और कोटिंग या कॉक्टिंग, कूलिंग और ऑन सिग्नल, पॉइंट इंडिकेटर्स, मॉडिफाइड लोअर क्वाड्रेंट, सेमाफोर सिग्नल। ये 5 नाम लिख के दिए स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर, रिपीटर और कोएक्टिंग, राउटिंग और कोएक्टिंग, कूलिंग ऑन सिग्नल, पॉइंट इंडिकेटर्स, मॉडिफाइड लोअर क्वाड्रेंट, सेमाफोर सिग्नल। ठीक है, ओके। ये टाइप्स ऑफ सिग्नल बताए। हमने उठाया किसको? क्लासिफिकेशन ऑफ द सिग्नल बेस्ड ऑन लोकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सवाल बना है, ये सवाल बना है लोकेशन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर। पहला सर रिसेप्शन सिग्नल उठाया। क्या उठाया? रिसेप्शन सिग्नल। आप बोलोगे सिग्नल्स विच कंट्रोल द रिसेप्शन ऑफ ट्रेन्स इनटू स्टेशन, जो ट्रेन के रिसेप्शन को रिसीव करे स्टेशन पर, उस सिग्नल के लिए आप बोलोगे रिसेप्शन सिग्नल। दीज सिग्नल्स आर रिलेटेड टू द स्टेशन सेक्शन। Station section is that section that comes under the direct control of that station, and it is the particular section in which trains remains stationed at the platform। वो particular section है जहां पर ट्रेन खड़ी हुई रहती है, वहां यूज होता है रिसेप्शन सिग्नल। तो ये सिग्नल दो प्रकार के, आउटर और होम। आउटर सिग्नल क्या है? द आउटर सिग्नल इज द फर्स्ट स्टॉप सिग्नल। कौन सा फर्स्ट स्टॉप है? आउटर सिग्नल को आप फर्स्ट स्टॉप सिग्नल बोलोगे। बिफोर द ट्रेन एंटर्स फ्रॉम द ब्लॉक सेक्शन टू द स्टेशन सेक्शन। जब ट्रेन ब्लॉक सेक्शन से स्टेशन सेक्शन के पहले आ रही होती है, उस समय जो उसको पहला सिग्नल मिलेगा वो आउटर सिग्नल होगा, पहला सिग्नल। दूसरा आया होम सिग्नल। द होम सिग्नल इज जस्ट प्रोवाइडेड एट द डोर ऑफ द स्टेशन। स्टेशन के जस्ट डोर पर, होम घर आ गया, अब सिग्नल मिलेगा। जब गाड़ी आई, स्टेशन के जस्ट डोर पर आपको सिग्नल मिला। सिग्नल जस्ट बिफोर रीचिंग द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के जस्ट रीच करने पर जो सिग्नल मिला उसको बोला होम सिग्नल। क्लियर? पहला सिग्नल आउटर है और दूसरा सिग्नल जस्ट प्लेटफॉर्म पर जब गाड़ी रीच हो रही है तो उसको क्या बोला? रिसीव हुई, रिसेप्शन सिग्नल में होम सिग्नल। फिर आता है डिपार्चर सिग्नल। क्या सर? डिपार्चर सिग्नल, ये लो डिपार्चर सिग्नल। व्हेन द ट्रेन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे खड़ी है,
एंड हैज टू डिपार्ट, अब उसे जाना है, एट द लोकेशन द सिग्नल प्रोवाइडेड टू डिस्पैच द ट्रेन फ्रॉम द स्टेशन इज नॉन डिपार्चर सिग्नल। नाम में लिखा है यहां से प्लेटफॉर्म से ट्रेन को जाने के लिए जो सिग्नल दिए जाएंगे उसको बोल दिया जाएगा डिपार्चर सिग्नल। ठीक है सर, ये भी दो प्रकार के, स्टार्टर और एडवांस सिग्नल। फिर आता है क्या सर, डिपार्चर सिग्नल भी दो प्रकार के हो गए, स्टार्टर और एडवांस सिग्नल। एक होता है राउटिंग सिग्नल। राउटिंग सिग्नल क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेमाफोर सिग्नल, सेमाफोर सिग्नल का ग्रुप है, प्लेस्ड एज द फेसिंग पॉइंट पर प्लेस होगा ऑफ अ कोन और नंबर ऑफ टर्नआउट, टर्नआउट पर लगा हुआ सिग्नल है, आप बोलोगे उसको राउटिंग सिग्नल। फिर आता है शंटिंग सिग्नल, यूज्ड फॉर शंटिंग ऑपरेशन, शंटिंग ऑपरेशन के लिए यूज होगा, मतलब इट इज द स्लो ऑपरेशंस विच टेक प्लेस इन स्टेशन यार्ड, स्टेशन यार्ड पर जो स्लो ऑपरेशन हो रहा है उसके लिए जो सिग्नल दिया जाएगा आप बोलोगे शंटिंग सिग्नल ये होगा स्टेशन यार्ड पर। नेक्स्ट, अब देखो यार्ड की बात आई, आपने नोट करके यार्ड करके भी सुना होगा ना सवाल, यार्ड्स, बहुत सारे यार्ड्स पढ़ते हो, देखो मैंने आपको सारे यार्ड्स पॉइंट बता दिए, उनको किस यार्ड को कैसे बोलते हैं वो पीछे हमने डिस्कस कर लिया, पढ़ दो बस इसे। द यार्ड इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ ट्रैक्स laid with definite limits for various purposes such as storing of vehicles, making up trains, dispatch of vehicles। बोल रहा है ट्रेन अगर बननी जहां से ट्रेनें बननी है, या व्हीकल को स्टोर करना है या खाली करना है, डिस्पैच करना है, ओवर विच मूवमेंट नॉट ऑथराइज्ड बाय टाइम टेबल may be made subject to prescribed rules and regulations and signals। तो आप बोलोगे उसे यार्ड बोलेंगे, जहां ये सब काम होते रहेंगे उसे यार्ड बोला जाता है। कन्वीनियंस, फॉर कन्वीनियंस द क्लासिफिकेशन रेलवे यार्ड इज डन फॉलोइंग 5 कैटेगरीज। पहला पैसेंजर यार्ड, कौन सा यार्ड सर, पैसेंजर यार्ड, फिर गुड्स यार्ड, मार्शलिंग यार्ड, लोकोमोटिव यार्ड्स और सिक यार्ड। मैंने ये यार्ड्स पीछे बता दिया आपको कैसे क्या डिफाइन किया गया है, पीछे आप बता दिया है। मार्शलिंग यार्ड उठाते हैं सर, मार्शलिंग यार्ड इज अ प्लेस वेयर गुड्स ट्रेन्स आर रिसीव्ड, सॉर्टेड, रिफॉर्म्ड एंड डिस्पैच्ड। पीछे बताया था मार्शलिंग यार्ड वो है जहां पर सामान यहां वहां होता है मार्शलिंग यार्ड पर। फंक्शन ऑफ मार्शलिंग यार्ड क्या है सर, रिसेप्शन करना, सॉर्टिंग करना और फिर वहां से निकाल देना, ट्रेन को डिपार्चर कर देना, मार्शलिंग यार्ड का फंक्शन है। टाइप्स ऑफ मार्शलिंग यार्ड कौन कौन से होंगे सर, फ्लैट यार्ड यूज्ड वेयर स्पेस इज लिमिटेड, ग्रेविटेशनल यार्ड यूज्ड वेयर ग्राउंड इज स्लोपी, हम्प यार्ड यूज्ड व्हेन ट्रेन्स आर रिक्वायर्ड टू बी पुश्ड अगेंस्ट हम्प, जहां हम्प के अगेंस्ट पुश किया जाए वहां हम्प यार्ड यूज होगा। ये फ्लैट, ग्रेविटेशनल, हम्प यार्ड किसके टाइप है, मार्शलिंग यार्ड के। अब देखो ये हो गया आपका यार्ड्स के बारे में। चैप्टर नंबर 5, पांचवा चैप्टर जो हमने लिखा था, क्या लिखा था हमने, मिसलेनियस। ओके, मिसलेनियस जो कुछ टर्म्स हैं जो सवालों में पूछे गए उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखो बोलेगा कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम एक्सेल लोड का अगर कैलकुलेशन कराए, बस याद रखना जो बताते जा रहा हूं बस उतना ही पढ़ना है, ज्यादा दिमाग नहीं मारना। वेट ऑफ रेल इन टन्स अपॉन वेट ऑफ एक्सेल लोड इन टन्स, रेल का वेट टन में ले लो और एक्सेल लोड का वेट का रेशियो आपको WR अपॉन WL 1/510 होता है। ये कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम एक्सेल लोड में पढ़ते हो आप कि रेल का वेट अपॉन एक्सेल लोड का वेट 1/510 होता है। मैक्सिमम एक्सेल लोड इन इंडिया, अगर ब्रॉड गेज की बात करें तो 28.56 टन एक्सेल का लोड होगा इंडिया में। मीटर गेज की बात करें तो 17.34 टन ये होगा इंडिया में गेज का वेट। अब मटेरियल रिक्वायर्ड पर किलोमीटर ऑफ रेलवे ट्रैक, 1 किलोमीटर अगर रेलवे ट्रैक बनाना है तो कितना मटेरियल और कौन सा मटेरियल लगेगा उसका सवाल आया। तो नंबर ऑफ रेल्स अगर निकालनी है तो 1000 अपॉन लेंथ ऑफ रेल इंटू 2 कर दो, 1000 अपॉन लेंथ ऑफ रेल इंटू 2, ये नंबर ऑफ रेल्स पता चल जाएगा। ठीक है, दो साइड लगेंगी ना रेल, तो 1000 अपॉन लेंथ ऑफ रेल इंटू 2। आप बोलोगे सर 1 किलोमीटर में था तो 1000 मीटर कर दिया, 1000 ये मीटर में आ गया। ओके, लेंथ ऑफ रेल भी मीटर में ले लो। वेट ऑफ रेल इन टन्स पर किलोमीटर चाहिए तो नंबर ऑफ रेल्स
इंटू लेंथ ऑफ रेल, कितनी नंबर ऑफ रेल है, इंटू लेंथ ऑफ रेल, इंटू वेट ऑफ रेल पर मीटर अपॉन 1000। नंबर ऑफ स्लीपर पर किलोमीटर चाहिए। नंबर ऑफ स्लीपर अगर आपको निकालना है तो आधा कर दो किससे, नंबर ऑफ रेल पर किलोमीटर इंटू स्लीपर डेंसिटी। जो भी आपकी नंबर ऑफ रेल है 1 किलोमीटर के अंदर, उसको मल्टीप्लाई करो स्लीपर की डेंसिटी से, डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्लीपर पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितनी स्लीपर लगेंगी ये मिल जाएगा। नंबर ऑफ फिश प्लेट्स निकालना, ये सवाल पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ फिश प्लेट जो होता है वो होता है ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ रेल्स पर किलोमीटर। आपको कितनी रेल 1 किलोमीटर के लिए लगेंगी, 1 किलोमीटर में कितनी नंबर ऑफ रेल्स आपको लगानी पड़ी, इंटू 2 कर दोगे, आपको नंबर ऑफ फिश प्लेट पता चल जाएगा। ठीक है, फिश प्लेट क्या है सर, 2 रेल को जोड़ने के लिए, 2 रेल को जोड़ने के लिए यूज किया आपने फिश प्लेट। लो मैंने फिश प्लेट लगा दी, तो आप बोलोगे जितनी नंबर ऑफ रेल लगाओगे उसके नंबर इंटू 2 कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, फिश प्लेट मिल जाएगी। ओके सर, अब बोल रहा है 2 फिश प्लेट पर ज्वाइंट, 4 फिश बोल्ट पर ज्वाइंट। सवाल क्या बनेगा, एक ज्वाइंट में कितनी फिश प्लेट होंगी, आप बोलोगे 2। एक फिश प्लेट में कितने बोल्ट होते हैं, 2। तो एक ज्वाइंट में जब 2 फिश प्लेट है, एक ये हो गया। एक ज्वाइंट में जब 2 फिश प्लेट हैं, एक ज्वाइंट के ऊपर, एक प्लेट के ऊपर 2 बोल्ट हैं, आपसे पूछेगा एक ज्वाइंट में नंबर ऑफ फिश प्लेट, आप बोलोगे 2। आपसे पूछेगा एक ज्वाइंट में नंबर ऑफ फिश बोल्ट, आप बोल दोगे 4। देख पा रहे हो, यस सर। नंबर ऑफ बियरिंग प्लेट्स, बियरिंग प्लेट्स के नंबर अगर पूछ ले, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ स्लीपर पर किलोमीटर। जो नंबर ऑफ स्लीपर जो आएंगी आपकी पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर में जितनी नंबर ऑफ स्लीपर आई उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको बियरिंग प्लेट का नंबर पता चल जाएगा। कहीं ना कहीं सवाल पूछा गया, लिख के दे दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट बोलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ रेल ज्वाइंट अकॉर्डिंग टू, आपसे क्लासिफिकेशन पूछ रहा है रेल ज्वाइंट का। पोजीशन ऑफ ज्वाइंट लिख दी, पोजीशन ऑफ ज्वाइंट के बेसिस पर आप बोलोगे स्क्वायर और इवन रेल ज्वाइंट, एक ये हो गया। स्टैगर्ड और ब्रोकन रेल ज्वाइंट। पोजीशन ऑफ स्लीपर के बेसिस पर सपोर्टेड रेल ज्वाइंट, सस्पेंडेड रेल ज्वाइंट, ब्रिज ज्वाइंट और कंप्रोमाइज ज्वाइंट। क्लियर है, ये हो गया। नेक्स्ट, मैक्सिमम टॉलरेंस इंक्लूडिंग साइड वियर फॉर मीटर गेज बेस्ड ऑन रेडियस। तो ये मीटर गेज और उसके लिए कितना टॉलरेंस होगा। ऑन स्ट्रेट 3 से 6 mm का, कर्व पर, कर्व की रेडियस 290 मीटर से अगर ज्यादा है तो 3 से 15 mm का टॉलरेंस चलेगा। ऑन कर्व रेडियस अगर 290 मीटर से कम है तो 20 लेस देन इक्वल टू 20 mm का टॉलरेंस चलेगा। क्लियर है, ये टॉलरेंस की वैल्यू मीटर गेज के लिए हो गई, इंक्लूडिंग साइड वियर फॉर मीटर गेज के लिए टॉलरेंस बता दी, रेडियस के लिए। ठीक है, नाउ बेस्ड ऑन कर्व एंगल, ब्रॉड गेज फॉर स्ट्रेट, ये क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन कर्व एंगल ब्रॉड गेज टॉलरेंस बता रहा है फॉर स्ट्रेट लेंथ एंड कर्व्स अप टू 6 डिग्री, फॉर स्ट्रेट लेंथ और कर्व्स अप टू 6 डिग्री, 3 mm टाइट टू 6 mm स्लैक। फॉर कर्व्स 6 डिग्री से 10 डिग्री है तो 13 mm स्लैक। ठीक है, पढ़ लो, अगर समझ अगर आ जाए तो टिक लगा देना, बाकी एंजॉय। मीटर गेज के लिए फॉर स्ट्रेट लेंथ एंड कर्व्स अप टू 6 डिग्री, अब बोलोगे 3 mm टाइट टू 15 mm स्लैक। फॉर कर्व 6 से 10 डिग्री के लिए 13 mm स्लैक। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट, अब आता है ब्रीथिंग लेंथ। ब्रीथिंग लेंथ निकलवाएगा। ब्रीथिंग लेंथ होता क्या है सर, ब्रीथिंग लेंथ इज व्हाट, इट इज, ये क्या है सर, इट इज दैट मिनिमम लेंथ of welded rail at each end of LWR। LWR मतलब क्या, लाइट वेल्डेड रेल, ओके। CWR which is not subjected to expansion or contraction on account of temperature variation। ये वो मिनिमम लेंथ है वेल्डेड रेल की, of welded rail at each end of LWR और CWR which is not subjected to expansion or contraction उस जॉइंट पर नहीं हो रहा। तो आप बोलोगे ब्रीदिंग लेंथ BL is equals to 2n-1 into S। BL is equals to कितना, 2n-1 into S। N क्या है, नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड, S क्या है, स्लीपर की स्पेसिंग।
ये आ गई आपकी ब्रीदिंग लेंथ। ओके, अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ स्पाइक्स। सवाल बने हैं, बहुत सारे सवाल बने हैं। आपका काम क्या है, डायग्राम देख लेना, एक एक स्पाइक्स का डायग्राम आपको देखना है ध्यान से। अभी ध्यान से सुनना, बिल्कुल अगर मैं आपको लगातार पढ़ा सकता हूं तो आप लगातार पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको एग्जाम देना है। तो एक एक चीज अब जो बोल रहा हूं वो सवाल आएगा सवाल। देखो, बोला डॉग स्पाइक्स डेप्थ कितनी होगी, 120.6 mm। डॉग स्पाइक्स यूज्ड टू होल्डिंग फ्लैट फुटेड रेल्स ऑन वुडन स्लीपर। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा डॉग स्पाइक का काम क्या है। फ्लैट फुटेड रेल को वुडन स्लीपर पर होल्ड करना डॉग स्पाइक का काम है। स्क्रू और कैच स्पाइक, स्क्रू और कैच स्पाइक का काम क्या है, इट इज कॉस्टली एंड हैज डबल होल्डिंग पावर देन डॉग स्पाइक्स। जो स्क्रू स्पाइक है या उसको कैच स्पाइक बोलोगे, इसकी क्या है सर, इसकी पावर डबल है और ये कॉस्टली भी होगा। डॉग स्पाइक से डबल पावर है। फिर आता है इलास्टिक स्पाइक्स, होल्डिंग पावर इज गुड एंड प्रिवेंट्स द क्रीप ऑफ रेल। क्रीप ऑफ रेल को कौन बचा लेगा, इलास्टिक स्पाइक्स बचा लेगा। राउंड स्पाइक्स, ये हथियार हैं रेल के जॉइंट में जब काम करते हो ना, रेलवे पर काम करते हो तब यूज होते हैं, इनकी पिक्चर देख लेना। राउंड स्पाइक्स क्या है सर, फिक्सिंग चेयर ऑफ बुल हेडेड टू वुडन स्लीपर एंड फॉर फिक्सिंग साइड चेयर्स ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग। बोल रहा है बुल हेडेड की चेयर जिस पर बुल हेडेड रेल रखी रहेगी उसको फिक्स करना, किससे, वुडन स्लीपर से। और साइड स्लीपर जो है ना आपका, साइड चेयर्स को, जो साइड चेयर्स है वहां पर उनको फिक्स करना, कहां पर, पॉइंट और क्रॉसिंग में। किसका काम है, राउंड स्पाइक्स का। अब आता है इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, क्या, बेलास्ट क्वेश्चन। बेलास्ट प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ द स्लीपर, इसको बोला गया बेलास्ट क्वेश्चन, पीछे पढ़ चुके हैं। क्रिब बेलास्ट, क्रिब बेलास्ट क्या है, बेलास्ट बिटवीन टू स्लीपर, दो स्लीपर के बीच में जो बेलास्ट रखा हुआ है उसको बोलते हैं क्रिब बेलास्ट। तीसरा आया शोल्डर बेलास्ट, बेलास्ट प्रोवाइडेड एट द एंड्स ऑफ द स्लीपर, स्लीपर के एंड में जो बेलास्ट प्रोवाइड है उसको बोला शोल्डर बेलास्ट। स्लीपर के एंड पे आप देखते हो ना, ये अगर रेल है, ये स्लीपर्स हैं, ओके, यहां पर भी तो बेलास्ट रखे होते हैं, इसको बोला शोल्डर बेलास्ट। बीच में जो बेलास्ट रखी उसको बोला क्रिब बेलास्ट। फिर आती है पैकिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ रैमिंग द बेलास्ट अंडरनीथ द स्लीपर। यहां पर आप क्या करोगे, इसको ऐसे भरोगे, स्लीपर के नीचे तक क्या करोगे आप, स्लीपर के नीचे, ये स्लीपर है, इसके नीचे क्या करोगे, बेलास्ट को भरोगे, इसको बोलते हैं पैकिंग। फिर बोलोगे बॉक्सिंग, पूछा गया ये, इट इज द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द बेलास्ट अराउंड द स्लीपर, स्लीपर के चारों ओर बेलास्ट को फिल करना बॉक्सिंग कहलाता है। स्लीपर के नीचे, अंडरनीथ शब्द याद रखना, कहां गया है, अंडरनीथ मतलब नीचे, स्लीपर के नीचे, ये अगर आपकी स्लीपर है, ये अगर स्लीपर है, इसके नीचे घुसाना क्या, बेलास्ट को, पैकिंग बोलेंगे। चारों तरफ बेलास्ट को फैला देना क्या बोलेंगे, बॉक्सिंग। क्लियर है। नाउ टूल्स एंड इट्स यूज इन रेलवे ट्रैक, कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं और आप बोलो उनके उपयोग क्या है। देखो, अगर बोला शॉवेल, इसको शब्बल भी बोलते हैं हिंदी में, एंड बेलास्ट रेक भी बोला जाता है। शॉवेल और बेलास्ट रेक का काम क्या है, हैंडलिंग द बेलास्ट ऑन द स्लीपर, स्लीपर पे बेलास्ट को रखना या हैंडल करना। सर रेल टोंग्स का काम क्या है, फॉर लिफ्टिंग द रेल्स, रेल को लिफ्ट करना, उसके नीचे अगर आपको कुछ करना है, रेल को लिफ्ट करना या उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, रेल टोंग्स काम करके देगा। क्लो बार्स, अभी सवाल जो अगर PYQ लगाया है उसको तो चमक रहा होगा, क्लो बार्स और क्रो बार्स पूछा गया। कई तो कह रहे थे कि सर ये मिसप्रिंट आ गया है, क्रो बार रट के गए थे, क्लो बार आ गया डब्बा गोल। देखो ध्यान से, क्लो बार क्या है, रिमूव द डॉग स्पाइक्स आउट ऑफ स्लीपर्स और फॉर लिफ्टिंग द ट्रैक। स्लीपर के नीचे डॉग की स्पाइक्स, डॉग स्पाइक्स ऐसा रहेगा, ऐसा, ये फंस गया है डॉग स्पाइक्स, आपने उसको रखा, ऐसे उठा के लेके आए, ऐसे रखा आपने, तो डॉग स्पाइक्स को निकालना है तो क्लॉ बार का यूज करोगे, क्लॉ बार का। अब बात आती क्रो बार। सर टू करेक्ट ट्रैक अलाइनमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैक के अलाइनमेंट को करेक्ट करना है, एंड लिफ्ट द ट्रैक फॉर सरफेसिंग, सरफेसिंग के लिए अगर ट्रैक को लिफ्ट करना पड़े, क्रो बार। आपको क्या स्पाइक्स, डॉग स्पाइक्स को निकालने के लिए अगर स्लीपर्स को लिफ्ट करना पड़े,
क्लॉ बार, क्लॉ और क्रो, ठीक है। ट्रैक का अलाइनमेंट सुधारना है और आपको बोले लिफ्ट द ट्रैक फॉर सरफेसिंग, तो आप बोलोगे क्रो बार। फिर आया कॉटर्स, टू कनेक्ट कास्ट आयरन स्लीपर्स टू द टाई बार, टाई बार से कनेक्ट करना कास्ट आयरन स्लीपर का कॉटर्स का काम होता है, ठीक है। डेंसोमीटर, नेक्स्ट वन इज डेंसोमीटर। क्या है ये? मेजर द डिप्रेशन ऑफ द स्लीपर और पैकिंग वॉइड्स अंडर द स्लीपर एंड्स। मतलब ये अगर रेल है, यहां पर स्लीपर है, स्लीपर कितने नीचे है इस ये फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये रेल दिखाई, यहां पर ये स्लीपर है, स्लीपर के नीचे कितना डिप्रेशन है, और आपसे बोल रहा है कि अंडर द स्लीपर एंड, स्लीपर के एंड पर कितना डिप्रेशन है, इसको मेजर करता है डेंसोमीटर। फिर आया विजरर्स मायर। क्या? विजरर्स मायर, मेजरमेंट ऑफ अनइवननेस ऑफ रेल टॉप एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ अलाइनमेंट। अनइवननेस, रेल के अनइवननेस को अगर मेजर करना है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा? विजरर्स मायर। क्लियर है? अनइवननेस ऑफ रोड कैसे, अंडुलेशन ऑफ रोड कैसे आपने बम्प इंडिकेटर से किया था, ऐसे रेल का अनइवननेस किससे करोगे? विजरर्स मायर से। क्लियर? हाईवे में पढ़ते हो बम्प इंटीग्रेटर या IRI। स्लीपर टंग्स, स्लीपर टंग्स क्या है? टू लिफ्ट स्लीपर्स। टंग्स यहां भी देखो पीछे आया था रेल टंग्स, रेल को उठाने के लिए रेल टंग्स, स्लीपर को उठाने के लिए स्लीपर टंग्स। ट्रेडल बार, पॉइंट लॉक एंड डिटेक्टर। ट्रेडल बार मैं धीरे इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि ऐसा न लगे कि मास्टर पढ़ के चला गया, ये टर्म्स पढ़ने ही पड़ेंगे तब आपको याद रह जाएगा, इसलिए स्लोली पढ़ रहा हूं कि यहीं क्लियर होता जाए। ट्रेडल बार, पॉइंट लॉक एंड डिटेक्टर फॉर इंटरलॉकिंग के लिए यूज होता है। ओके, अभी देखो आपको लिख के दिया ये गेज के बारे में, लेंथ ऑफ बोगी, बोगी मतलब डिब्बा की लेंथ कितनी रहेगी, हाइट ऑफ बोगी और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ बोगी। देखो क्या, अगर ब्रॉड गेजेस ट्रैक है, ब्रॉड गेजेस ट्रैक है तो 21,340 mm लेंथ ऑफ बोगी होगी। सर 4025 mm क्या हाइट ऑफ बोगी होगी, और 14785 mm ये होगी सर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। आप बोलोगे मीटर गेज 19510, 3355, 13715, ठीक है। अब बोलेगा सर ये बोल रहा है mm मतलब अगर 21.340 मीटर, 21 मीटर की बोगी, 19 मीटर की बोगी। क्लियर है? अभी बोल रहा है गेज वाइडनिंग ऑन कर्व्स, ठीक है, गेज की वाइडनिंग करनी है तो WC बराबर 13 B प्लस L होल स्क्वायर अपॉन R सेंटीमीटर में। गेज जो ब्रॉड गेज है उसको अगर वाइडनिंग करनी कैसे करोगे? 13 इंटू B प्लस L होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R सेंटीमीटर। लैप लेंथ, लैप ऑफ लेंथ, लैप ऑफ लेंथ क्या होता है? L, L क्या है? लैप ऑफ लेंथ। कैसे निकालोगे? 0.02 अंडर रूट H स्क्वायर प्लस कैपिटल D इंटू H। अब टर्म्स देखो, B जो यूज हुआ वो रिजिड व्हील बेस है मीटर में, रिजिड व्हील का बेस मीटर में। R क्या है? रेडियस ऑफ कर्व इन मीटर। H क्या है? डेप्थ ऑफ व्हील फ्लेंज बिलो रेल सेंटीमीटर, डेप्थ ऑफ व्हील की फ्लेंज की डेप्थ। कैपिटल D क्या है? व्हील का डाया है। क्लियर है? चले, तो ये आपको बता दिया। नेक्स्ट अभी देखो टर्म्स, टर्म्स पढ़ना। फेसिंग डायरेक्शन, फेसिंग डायरेक्शन आपको स्टेटमेंट देगा, वन स्टैंडिंग एट द टो ऑफ स्विच एंड लुक्स टूवर्ड्स क्रॉसिंग। इसको क्या बोलोगे? फेसिंग डायरेक्शन। जो स्विच के टो पर खड़ा हो और क्रॉसिंग की तरफ देख रहा हो इसको बोलते हैं फेसिंग डायरेक्शन। याद रखना है स्टेटमेंट, वन स्टैंडिंग एट द क्रॉसिंग एंड लुक्स टूवर्ड्स द स्विच, ट्रेलिंग, ट्रेलिंग डायरेक्शन। अगर क्रॉसिंग की तरफ देख रहा है, स्विच के एंड पे खड़ा है, क्रॉसिंग की तरफ देख रहा, फेसिंग डायरेक्शन। सर क्रॉसिंग के एंड पे खड़ा है और स्विच की तरफ देख रहा है, ट्रेलिंग डायरेक्शन। फिर लिख के दिया फेसिंग पॉइंट ऑफ टर्न आउट, ट्रेन पासेस ओवर स्विच फर्स्ट एंड देन क्रॉसिंग। जब ट्रेन स्विच से निकले और उसके बाद क्रॉसिंग तक पहुंचे, आप बोलोगे इसे फेसिंग पॉइंट ऑफ टर्न आउट बोलोगे। स्विच से निकली, पहले स्विच पर पहुंची, फिर क्रॉसिंग पर आई। फिर बोल रहा है ट्रेलिंग पॉइंट ऑफ टर्न आउट का मतलब सर ट्रेन पासेस ओवर क्रॉसिंग फर्स्ट एंड देन स्विच, पहले क्रॉसिंग से निकली फिर पहुंची स्विच पर, तो बोला गया ट्रेलिंग। क्लियर है? तो क्रॉसिंग पर पहुंची तो ट्रेलिंग,
और पहले अगर क्रॉसिंग पर आई, पहले आपकी ट्रेन आई क्रॉसिंग पर, फिर पहुंची स्विच पर, बोला गया ट्रेलिंग। पहले आई स्विच पर, फिर पहुंची क्रॉसिंग पर, फिर आप बोलोगे फेसिंग। तो स्विच याद रखना, स्विच को पहले दबाओगे, ऐसे याद करो, स्विच को पहले आपने दबाया तो क्या असर, सबसे पहले स्विच को दबाया तो फेस स्विच की तरफ रहता है स्विच दबाने के लिए, तो ऐसे याद रखो फेसिंग हो जाएगी आपकी, कैसा, फेसिंग पॉइंट ऑफ टर्न आउट। जब स्विच पहले दबाया फिर क्रॉसिंग आया, उसका उल्टा कर देना तो ट्रेलिंग पॉइंट ऑफ टर्न आउट। वाह, कंप्लीट। ठीक है, मैंने आपको पूरी रेलवे इंजीनियरिंग कंप्लीट करा दी, एक एक टर्म्स मैंने क्लियर किया है, खुद से पढ़ के दिया, एक एक चीज आपको पढ़ के दे दी, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है। रेलवे इंजीनियरिंग की मैराथन की डिमांड आई थी, आप लोग लगातार बोल रहे थे कि सर रेलवे इंजीनियरिंग करा दीजिए, मैंने आपको टोटल रेलवे इंजीनियरिंग कंप्लीट करा दी। ऐसे कौन सी चीजें हैं जो आपको डाउट पैदा करती हैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, कौन से टॉपिक हैं, जरूर कमेंट करूं। 6 तारीख को आपका मेंस का एग्जाम हो जाएगा, इसके बाद आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं जरूर कमेंट करो, कैसे आपको आगे स्टडीज लेके चलनी है, हम लोग को गाइड करोगे तो हम वैसा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा पाएंगे। क्लियर है? मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, आप सिविल योद्धा बाय अनअकैडमी पर हैं। अगर अनअकैडमी में आप थोरोली सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहते हो, पूरे सब्जेक्ट्स में कंप्लीट कर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो, किसी भी एक एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, तो गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का सब्सक्रिप्शन लो। मैं हमेशा कहता हूं एक टॉप की पढ़ाई करो, छोटे छोटे एग्जाम ऐसे ही निकल जाएंगे। तो आपको अगर मैं बोलूं कि आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज या गेट की तैयारी करनी है, या आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आप अनअकैडमी पर AB100 कोड, रेफरल कोड है मेरा, इसको यूज करोगे, AB100 को यूज करोगे, आपको 100% डिस्काउंट मिल जाएगा। अभिषेक श्रीवास्तव नाम लेके भी आप बोल सकते हो, अगर कॉल करके पूछो उनको मेरा नाम बोलो, AB100 कोड यूज कराओ, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर है ये बात? चलिए, ऐसे ही आई होप ये क्लास बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए होगी। पूरी रेलवे इंजीनियरिंग कंप्लीट कराई है, एक एक टॉपिक कुछ भी नहीं छोड़ा है, बिल्कुल बेसिक से। क्लियर? तो आप, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है जरूर बताएं, सेशन में जरूर आया करो। और आपको क्या करना है, आपको कमेंट में बताना है कौन से टॉपिक आगे आपको पढ़ने हैं, कैसी क्लास लगी ये बताना है, शेयर किया करो क्लासेस को, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।